दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे नॉर्थ कोरिया की नींव रखी गई और किस तरह 1990 के दशक की भूखमरी ने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब शुरू होता है असली खेल, सर्वाइवल का खेल। इस भाग में हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया ने कैसे पूरी दुनिया को धोखा देकर मदद ली, किस तरह उसकी सर्वाइवल डिप्लोमेसी काम करती है और किस तरह उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं द रियल नॉर्थ कोरिया बुक का पार्ट 2। चैप्टर 3, द लॉजिक ऑफ सर्वाइवल डोमेस्टिकली। बाहरी नज़र से देखने पर अक्सर लगता है कि उत्तर कोरिया की लीडरशिप बहुत ही अजीब और गैर तर्कसंगत फैसले लेती है। लोगों को लगता है कि उनकी मुश्किलों का आसान हल सामने है, लेकिन वे उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यह आसान रास्ता है, चीन जैसा सुधार मॉडल अपनाना। बहुत से लोग मानते हैं कि आखिरकार उत्तर कोरिया को भी यही करना पड़ेगा। लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि यह रास्ता देश के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर रूलिंग एलीट के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए उनके इस दिशा में बढ़ने की संभावना बेहद कम है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी एशिया की कहानी दरअसल तेज आर्थिक विकास की कहानी है। शायद यूरोप की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दुनिया ने इतनी बड़ी उछाल कहीं नहीं देखी थी। 1960 से 2000 के बीच यहाँ की औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी ग्रोथ लगभग 4.6% रही, जबकि दुनिया की औसत केवल 2.8% थी। आज यकीन करना मुश्किल है कि 1960 में दक्षिण कोरिया की स्थिति प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सोमालिया से भी नीचे थी और ताइवान सेनेगल से भी पीछे था। इस अद्भुत विकास को आगे बढ़ाने वाले ज्यादातर देश लोकतांत्रिक नहीं थे। उन्हें अक्सर डेवलपमेंटल डिक्टेटरशिप्स कहा जाता है, मतलब सख्त राजनीतिक नियंत्रण और आर्थिक प्रगति के लिए जुनून का मेल। इसका सबसे पहले उदाहरण दक्षिण कोरिया की सैन्य सरकार और ताइवान का एक दलीय शासन था, जो 1945 से 1988 तक चला। इन दोनों ने एंटी कम्युनिस्ट नारेबाजी और फ्री वर्ल्ड की बातें तो की, लेकिन असल में उन्होंने सरकार नियंत्रित, बाजार आधारित विकास मॉडल अपनाया। प्राकृतिक संसाधनों की कमी को उन्होंने सस्ता श्रम और एफिशिएंसी से पूरा किया और नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार निकला। 1980 के दशक के मध्य से चीन और वियतनाम की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स ने भी यही रास्ता अपनाया। ऊपर से उन्होंने पुराने नारो और लेनिन जैसे स्लोगन्स को बनाए रखा, लेकिन असल में उन्होंने डेवलपमेंटल डिक्टेटरशिप का कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया। और इन देशों ने भी जबरदस्त आर्थिक प्रगति की। वियतनाम, जिसने 1980 के दशक में अकाल झेला था, 1990 के दशक के मध्य तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बन गया। पिछले 20 से 25 सालों में जब भी कोई छोटा बदलाव हुआ, बाहर की दुनिया में तुरंत यह उम्मीद जग गई कि अब असली सुधार शुरू होने वाले हैं। कागज पर यह मॉडल बेहद आकर्षक दिखता है, लेकिन उत्तर कोरिया की एलीट को यह पसंद नहीं आया। पिछले 20-25 सालों में जब भी कोई छोटा बदलाव हुआ, बाहर की दुनिया में तुरंत यह उम्मीद जग गई कि अब असली सुधार शुरू होने वाले हैं। जैसे 1984 का जॉइंट एंटरप्राइज लॉ, 1990 का राजमसोनबोंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन या 2002 की 7.1 मेजर्स। हर बार इंटरनेशनल स्कॉलर्स और कॉलमिस्ट्स ने कहा कि अब बदलाव पक्का है। यहाँ तक कि 2003 में इंडियाना के एक प्रोफेसर ने लिखा था कि नॉर्थ कोरिया आइसोलेशन से निकलकर ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, अब निवेश करने का सही समय है। उन्होंने सावधानी की बात तो की, लेकिन नतीजा हमेशा वही निकला, सुधार की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। अमेरिका की नेवल वॉर कॉलेज के एक रिसर्चर टेरेंस रोअरग ने भी लिखा कि अगर कोलैप्स से बचना है तो धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया को बदलने के लिए एनकरेज करना होगा। शायद किम परिवार या किसी मिलिट्री पार्टी कलेक्टिव के जरिए रिफॉर्म्स आएं और फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल मॉडरेशन भी हो। लेकिन असलियत यह है कि उत्तर कोरिया की एलीट को डर है कि अगर उन्होंने चीन जैसा मॉडल अपनाया तो देश तो सुधरेगा, पर उनकी एब्सोल्यूट पावर और प्रिविलेजेस खतरे में पड़ जाएंगे। और यही वजह है कि वे हर बार इस रास्ते से पीछे हट जाते हैं। लेखक यहाँ बताते हैं कि अगर नॉर्थ कोरियाई जनता को सही मायनों में साउथ कोरिया की असली तस्वीर दिख जाए, तो वे शायद और 20 साल तक गरीबी और मेहनत सहन करने के लिए तैयार न हो। उन्हें अगर पता चले कि उनका पड़ोसी देश इतना अमीर, आज़ाद और आकर्षक है, तो वे सुधारों की धीमी प्रक्रिया का इंतजार करने के बजाय सीधे शासन बदलने और साउथ कोरिया से जुड़ने का रास्ता चुन सकते हैं। यह असंतोष और साउथ की अमीरी की जानकारी पहले अमीर और संपन्न नॉर्थ कोरियाई वर्गों तक पहुंचेगी, जो विदेशियों से मिलते हैं या विदेशी मीडिया और मनोरंजन देख पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये खबर आम जनता तक भी पहुंचेगी
और जब लोगों को लगेगा कि वे बिना बड़े खतरे के विरोध कर सकते हैं, तो वे वही कर सकते हैं जो ईस्ट जर्मनी के लोगों ने 1989 में किया था, यानी शासन को गिराना। फिर लेखक चीन और नॉर्थ कोरिया का फर्क समझाते हैं। चीन में सुधारों से पार्टी अफसरों को ही फायदा मिला। वहां के अधिकारी और उनके रिश्तेदार यार नए कारोबारी वर्ग बन गए और अमीर होते चले गए। सोवियत संघ और ईस्टर्न यूरोप में भी यही हुआ। वहां भी पुराने पार्टी नेताओं ने सरकारी संपत्ति और अपने रिश्तों का फायदा उठाकर खुद को पूंजीपति या नेता बना लिया। कई जगह इसे मैनेजमेंट बायआउट कहा गया, मतलब सिस्टम वही लोग बेच खाकर अपने लिए ले बैठे। इस तरह ईस्ट यूरोप और सोवियत के कई पुराने नेता जनता को सुधार और बदलाव दिखाकर खुद और ताकतवर और अमीर बन गए। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां हमेशा साउथ कोरिया का चमकता हुआ उदाहरण मौजूद है। उत्तर कोरिया की एलीट, शासन करने वाले उच्च अधिकारी की स्थिति आम लोगों से अलग है। अगर कभी यह सिस्टम गिरता है और कोरिया का एकीकरण होता है, तो उन्हें सफल पूंजीपति बनने का लगभग कोई मौका नहीं मिलेगा। आम जनता तो सोचेगी कि दक्षिण कोरिया से जुड़ते ही उनकी जिंदगी वैसी हो जाएगी जैसी वहां है, लेकिन असलियत में सत्ता और बड़े पदों पर दक्षिण कोरिया के लोग ही बैठेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा, शिक्षा, अनुभव और राजनीतिक ताकत सब है। इसका मतलब है कि उत्तर में नया पूंजीवाद बनाने वाले एलजी और सैमसंग जैसे कंपनियों के मैनेजर होंगे, न कि पुराने उत्तर कोरियाई अधिकारी। कई अधिकारी इस सच्चाई को समझते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा डर बदला, रेट्रिब्यूशन, है। उन्हें पता है कि उन्होंने जनता पर कितना जुल्म किया है। वे सोचते हैं कि जैसे अगर उत्तर कोरिया जीतता तो वे दक्षिण कोरिया या एलीट को बख्शते नहीं, वैसे ही अब अगर दक्षिण जीता तो उन्हें भी जेल या मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे केवल अपने पद और सुविधाएं खोने से नहीं डरते, बल्कि जान बचाने की चिंता करते हैं। एक उच्च अधिकारी ने एक पश्चिमी राजनयिक से साफ कहा था, अगर हम लोगों को ह्यूमन राइट्स जैसी बातें समझाने लगे तो वे हमें तुरंत मार देंगे। इसी डर की वजह से प्योंगयांग में कई अधिकारियों ने बार बार विदेशी मेहमानों से पूछा कि पूर्वी जर्मनी के पुराने पार्टी और पुलिस अफसरों का क्या हुआ। यही मानसिकता उत्तर कोरिया को अन्य तानाशाही देशों से अलग बनाती है। जैसे मिस्र में मुबारक शासन के क्लर्क या फौजी अफसर सोचते थे कि चाहे सत्ता बदले, उनकी नौकरी तो बनी रहेगी। इसलिए वहां लोग क्रांति से डरते नहीं थे, बल्कि कई बार समर्थन भी करते थे। लेकिन उत्तर कोरिया में लगभग हर अधिकारी को लगता है कि एकीकरण के बाद उनका कोई भविष्य नहीं होगा। शायद ये डर बढ़ा चढ़ा हो, लेकिन पूरी तरह गलत नहीं है। और यह डर किसी एक दक्षिण कोरियाई सरकार की नीति से नहीं, बल्कि दक्षिण की सफलता से जुड़ा है। इसी सोच की पुष्टि किम जोंग इल के बड़े बेटे किम जोंग नाम ने भी की। वे मकाओ और चीन में रहते थे और विदेशी पत्रकारों से बात करते थे। 2010 के बाद से उन्होंने खुले तौर पर प्योंगयांग की विरासत आधारित सत्ता हस्तांतरण, डायनेस्टी रूल, पर असहमति जताई। 2011 में जापानी पत्रकार योइजी गोमी को दिए इंटरव्यू और ईमेल में उन्होंने कहा कि चीन स्टाइल सुधार, चाइनीज स्टाइल रिफॉर्म्स, उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। उन्होंने अपने सौतेले भाई और उत्तराधिकारी किम जोंग उन से भी अपील की थी कि गरीब जनता पर रहम करो और चीन का उदाहरण अपनाओ, लेकिन वे खुद भी असमंजस में थे। उन्होंने माना कि सुधार और ओपननेस से जनता का जीवन बेहतर हो सकता है, मगर साथ ही यह भी डर है कि इससे मौजूदा सिस्टम ही ढह जाएगा। उनका साफ कहना था, बिना सुधार के अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, लेकिन सुधार करेंगे तो सिस्टम टूट सकता है। ये बयान दिखाता है कि उत्तर कोरिया के नेता अच्छी तरह समझते हैं कि सुधार से देश तो बचेगा, लेकिन उनकी सत्ता नहीं। ऐसी स्थिति में उत्तर कोरियाई एलीट के लिए सबसे बेहतर नीति वही है जो पिछले 20 साल से अपनाई जा रही है। घरेलू स्तर पर जनता को सख्ती से काबू में रखना, उन्हें आपस में अलग थलग करना और बाहर की दुनिया से काटे रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा विदेशी मदद हासिल करना, कभी कूटनीति से तो कभी धमकी देकर। यही मदद अक्षम अर्थव्यवस्था को जिंदा रखती है, बड़े अकाल को रोकती है और एलीट को आरामदायक जीवन देती है। साथ ही यह मदद सेना, पुलिस और बड़े शहरों की जनता जैसे महत्वपूर्ण समूहों को बांटकर उनका समर्थन भी खरीद लेती है। प्योंगयांग के नेताओं की नज़र से देखें तो यह नीति सफल रही है। वे आज भी सत्ता में हैं और विशेषाधिकार भरी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि दुनिया के ज्यादातर उदार या खुले कम्युनिस्ट शासन लंबे समय पहले खत्म हो चुके हैं। हाँ, इस नीति ने लंबे समय की आर्थिक वृद्धि का मौका खो दिया है, लेकिन एलीट को असली चिंता विकास, ग्रोथ नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और सत्ता पर पकड़ की है।
अगर विकास होता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं, बस शर्त यही है कि वो उनकी सत्ता को खतरे में न डाले। विदेशी मीडिया अक्सर प्योंगयांग में गुटबाजी की चर्चा करता है कि यहाँ प्रैग्मेटिस्ट्स, व्यवहारिक सुधारवादी और कट्टरपंथी सैन्य गुट आपस में लड़ते हैं। लेकिन असल में इन सुधारवादियों को प्रैग्मेटिस्ट्स कहना गलत है। अगर वे हैं भी, तो वे हकीकत में खतरनाक आदर्शवादी हैं। क्योंकि अगर उन्होंने सुधार लागू किए तो ये शासन को तेजी से गिरा देगा और उनका भी अंत होगा। भले ही आम जनता के लिए यह अच्छा हो, लेकिन एलीट के लिए यह आत्मघाती कदम होगा। उत्तर कोरिया के सुधारवादियों के सामने एक बड़ा विरोधाभास है। भले ही सुधार सफल हो, जनता उन्हें असफल ही मानेगी। वजह यह है कि लोग अपनी स्थिति की तुलना हमेशा अमीर दक्षिण कोरिया से करेंगे और वहां की चमक धमक के सामने उत्तर की कोई भी सफलता छोटी लगेगी। असलियत यह है कि सुधारवादी लोग बहुत कम हैं। मुख्यधारा की एलीट तो अतीत में लौटना चाहती है, खासकर साल 1984 में, जब किम इल सुंग का सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा था। यह वही दौर था जिसे हाइपर स्टालिनिस्ट मॉडल कहा जा सकता है, पूरी तरह केंद्रीकृत और कठोर नियंत्रण वाला। कई अधिकारी सचमुच मानते हैं कि वही मॉडल फिर से काम कर सकता है, और अगर वे इस भ्रम में नहीं भी हैं, तो भी उनके पास दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि दक्षिण की अमीरी के रहते सत्ता बचाने का एकमात्र तरीका है वही पुराना कड़ा तानाशाही वाला आर्थिक ढांचा। यह नीति भले ही आर्थिक विकास के लिए खराब थी, लेकिन राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कारगर थी, और यही प्योंगयांग का सबसे बड़ा लक्ष्य था। नेताओं को समझ था कि अचानक उदारीकरण खतरनाक है, इसलिए 2005 में उन्होंने गैर औपचारिक अर्थव्यवस्था पर हमला करने का फैसला किया। उस समय तक बड़ा अकाल खत्म हो चुका था, हालांकि भूख और कुपोषण अब भी मौजूद था। आर्थिक हालात कुछ बेहतर हुए थे, विदेशी मदद से, निजी खेतों के उदय से और बेहतर फसलों से। सरकार ने इसे संकेत माना कि अब वो फिर से पुराने तंत्र को जिंदा कर सकती है। इसी सोच को दिखाने वाला एक वाकया है। अक्टूबर 2005 में एक अधिकारी ने दक्षिण कोरियाई विद्वान से कहा, जब हमारे पास अच्छी फसल और भरपूर चावल का भंडार है, तो बाजार में निजी बिक्री की जरूरत ही क्या है। यानी उनका मानना था कि आदर्श व्यवस्था वही है जहां राशन तंत्र और प्रशासनिक वितरण चले और बाजार केवल आपातकाल में ही सहारा बने। अक्टूबर 2005 में सरकार ने घोषणा की कि सार्वजनिक वितरण तंत्र को पूरी तरह बहाल किया जाएगा। लोगों को भरोसा दिलाया गया कि अब सबको नियमित राशन मिलेगा, जैसे किम इल सुंग के दौर में मिलता था। कीमत भी 44 वॉन प्रति किलो तय हुई, लेकिन उस समय बाजार में चावल की असली कीमत 800 से 900 वॉन थी और 2009 तक ये 2000 वॉन तक पहुंच गई। यानी नई कीमत सिर्फ दिखावे की थी। साथ ही निजी अनाज व्यापार पर पुराना प्रतिबंध फिर से लागू करने की कोशिश की गई। सार्वजनिक वितरण तंत्र की बहाली को भोजन वितरण का सामान्यीकरण कहा गया और जनता ने इसे सामान्य मान लिया, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी तंत्र में जी चुके थे। लेकिन ये पुनर्जीवन ज्यादा दिन सफल नहीं रहा। कुछ ही सालों में राशन घटने लगा। 2012 तक प्योंगयांग से बाहर सिर्फ अधिकारियों और सैन्य कारखानों में काम करने वालों को ही लगभग पूरा राशन मिलता था। अनाज पर निजी प्रतिबंध भी कुछ महीनों में टूट गया और 2006 के अंत तक चावल और मक्का फिर खुलेआम बिकने लगे। स्थानीय पुलिस और छोटे अधिकारी खुद ही नियमों को लागू करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। 2005 के बाद से बाजार पर नियंत्रण की कोशिशें और कड़ी हुई। दिसंबर 2006 में पुरुषों को बाजार में व्यापार करने से रोक दिया गया। सिर्फ वही पुरुष व्यापार कर सकते थे जो परिवार के मुख्य कमाने वाले न हो। यह नियम इसलिए था क्योंकि उत्तर कोरिया का निगरानी तंत्र इस पर आधारित है कि हर वयस्क की कोई उचित सरकारी नौकरी हो। इसी कार्यस्थल में वैचारिक शिक्षा और पुलिस निगरानी आसान होती है। पुरुष वैसे भी उत्तर कोरिया में कम ही व्यापार करते थे, इसलिए पुरुषों पर मार्केट बंद का असर ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन दिसंबर 2007 में जब ये बंद 50 साल से कम उम्र की महिलाओं तक बढ़ाया गया, तब हालात बदल गए। मार्च 2008 में खासकर चोंगजी शहर में दंगे भी हुए। कुछ महीनों तक पुलिस ने सख्ती दिखाई तो युवा महिलाएं चालाकी करने लगी। वे अपनी बूढ़ी सास या किसी बुजुर्ग महिला रिश्तेदार को साथ ले जाती और कहती कि असली व्यापारी वही हैं, वे तो बस थोड़ी मदद करने आई हैं। चूंकि पुलिस भी ज्यादा गंभीर नहीं थी, कुछ महीनों में ये बंद पूरी तरह भुला दिया गया। यानी खामोश विरोध फिर जीत गया। लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी। 2008 के अंत में घोषणा हुई कि 2009 से प्राइवेट मार्केट्स महीने में सिर्फ 3 दिन चल सकेंगे और इंडस्ट्रियल गुड्स की बिक्री पूरी तरह बंद होगी।
ये बताया गया कि जैसे जैसे हालात सुधरेंगे, मार्केट्स की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन आखिरी समय पर यह योजना रद्द कर दी गई। सरकार ने सिर्फ बाजार ही नहीं, बल्कि चीन की सीमा, बॉर्डर, पर भी नियंत्रण कड़ा कर दिया। 1998 में चीन में छिपे उत्तर कोरियाई शरणार्थियों की संख्या लगभग 2 लाख आंकी जाती थी, जो 2010 तक घटकर केवल 20,000 से 40,000 रह गई। इसमें भोजन की थोड़ी बेहतरी का भी योगदान था, लेकिन असली वजह थी सीमा सुरक्षा का सख्त होना। अब बिना रिश्वत दिए नदी पार करना बहुत कठिन हो गया। इन सब एंटी मार्केट पॉलिसीज का चरम था 2009 की करेंसी रिफॉर्म। इसका मकसद था बाजारों को हमेशा के लिए खत्म करना, लेकिन बाकी कोशिशों की तरह ये भी बुरी तरह नाकाम रही, और इस बार नाकामी बहुत ही नाटकीय साबित हुई। 1980 के दशक में उत्तर कोरिया में औसत वेतन 70 से 80 वॉन था। 2000 तक ये करीब 100 वॉन हुआ। 2002 के सुधार के बाद वेतन अचानक बढ़कर 3000 वॉन तक पहुंच गया और आज भी अधिकतर लोग 1500 से 6000 वॉन मासिक पाते हैं। लेकिन असली समस्या है विनिमय दर। सरकार के हिसाब से 135 वॉन बराबर एक अमेरिकी डॉलर है, जबकि असली बाजार दर लगभग 3400 वॉन बराबर एक अमेरिकी डॉलर है। इस हिसाब से आज का वेतन केवल आधा से 1.75 डॉलर मासिक बनता है। 1980 के दशक में 70 वॉन वेतन लगभग $20 के बराबर होता, लेकिन ये तुलना भ्रामक है, क्योंकि किम इल सुंग के दौर में असली जिंदगी राशन तंत्र पर चलती थी। हर चीज, अनाज, सोया सॉस, मांस, फल, सरकार राशन कार्ड से देती थी। एक व्यक्ति को रोज 700 ग्राम अनाज मिलता था। अनाज की कीमत सिर्फ 0.04 से 0.08 वॉन थी। पूरी मासिक खाद्य सामग्री, अनाज, सोया सॉस, सब्जियां, कुछ अंडे और मछली केवल 5 से 10 वॉन में मिल जाती थी, यानी मासिक वेतन का लगभग 10%। उस समय वेतन को लोग जेब खर्च की तरह देखते थे, जिससे स्टेशनरी, फिल्म टिकट या छोटी जरूरतें पूरी होती। असली चीजें सरकार देती थी। इससे पूरे समाज में बराबरी बनी रहती थी। अधिकारियों को भी ज्यादा वेतन नहीं, बल्कि खास वितरण केंद्रों से सुविधाएं मिलती थी, जैसे चॉकलेट और फिल्टर सिगरेट। 1993 से 1995 के बीच राशन बंद हो गया और लोग पूरी तरह बाजार पर निर्भर हो गए। लेकिन उस समय मासिक वेतन से सिर्फ 2 किलो चावल खरीदा जा सकता था। 2002 में सरकार ने चावल की कीमत बाजार दर पर तय की और वेतन बढ़ाया। लेकिन अत्यधिक मुद्रास्फीति के बाद स्थिति वही रही। 3000 वॉन वेतन मिलने पर भी लोग मुश्किल से 2 से 3 किलो चावल खरीद पाते थे। फिर आया 2009 का मुद्रा सुधार। इसका मकसद था बाजार और निजी व्यापार को खत्म करना, विरोधी समाजवादी मुनाफाखोरों को सजा देना और पार्टी के वफादार लोगों को फायदा पहुंचाना। माना जाता है कि इसके पीछे खुद किम जोंग इल का दिमाग था। इस तरह का मुद्रा सुधार कम्युनिस्ट देशों में आम रहा है। तरीका ये होता है कि अचानक लोगों को बताया जाता है कि पुराने नोट बेकार हो रहे हैं और सीमित समय में नए नोटों से बदलने होंगे। बदलने की सीमा आमतौर पर सिर्फ 2-3 महीने की तनख्वाह के बराबर रखी जाती है। लेकिन असलियत यह है कि अब वेतन का कोई खास महत्व नहीं रहा। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए अलग अलग तरीकों से नकद कमाते हैं। 2012 तक शरणार्थियों ने बताया कि एक परिवार की जरूरी आय लगभग 50,000 वॉन यानी करीब $15 थी, यानी आधिकारिक वेतन से 10 गुना ज्यादा। इसी वजह से आज वेतन को असली आय का पैमाना नहीं माना जाता। 2009 के आखिर में उत्तर कोरियाई नेताओं ने ठान लिया कि अब बाजार और प्राइवेट व्यापार पर बड़ा प्रहार करना है। उनका इरादा था कि स्वतंत्र व्यापारी, जिन्हें वे शेमलेस एंटी सोशलिस्ट प्रॉफिटियर्स कहते थे, बर्बाद हो जाएं और जो लोग पार्टी और नेता के वफादार रहे हैं, उन्हें फायदा मिले। लेखक ऑन्ड्रे लैंकॉफ लिखते हैं कि इसके पीछे असली मास्टरमाइंड खुद किम योंग इल थे। इसके लिए उन्होंने अपनाया एक पुराना तरीका, करेंसी रिफॉर्म। ऐसा सुधार पहले भी कम्युनिस्ट देशों में होता रहा है, यहाँ तक कि खुद स्टालिन ने 1947 में यूएसएसआर में ऐसा किया था। उत्तर कोरिया में भी पहले 1959, 1979 और 1992 में करेंसी रिफॉर्म्स हो चुके थे। तरीका हमेशा एक जैसा होता है। एक सुबह जनता को अचानक बताया जाता है कि पुराने नोट बेकार हो रहे हैं और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर उन्हें नए नोटों से बदलना होगा। कैश बदलने की एक सीमा तय होती है, जो आमतौर पर 2 से 3 महीने की सैलरी जितनी होती है। इससे ब्लैक मार्केट वाले और बड़े कैश रखने वाले लोग तबाह हो जाते हैं। 30 नवंबर 2009 सुबह 11 बजे अचानक घोषणा हुई कि पुराने नोट बंद हो गए हैं।
अब 10,000 पुराने वॉन की कीमत केवल 100 नए वॉन के बराबर होगी, यानी 2 जीरो काट दिए गए। लोगों को एक हफ्ते से भी कम समय में अपने नोट बदलने थे और हर व्यक्ति सिर्फ 100,000 पुराने वॉन, करीब $30 ही बदल सकता था। इस खबर से पूरे देश में पैनिक मच गया। जिन लोगों ने प्राइवेट बिजनेस से पैसा कमाया था और जिनके पास नकदी थी, वे सब बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। यही सरकार का लक्ष्य भी था, लेकिन इस बार एक बड़ी गलती हो गई। लेखक बताते हैं कि इस सुधार में सरकार ने तय किया कि सभी कर्मचारियों को नए नोट में वही सैलरी मिलेगी जितनी उन्हें पुराने नोट में मिलती थी। यानी जिसने पहले 3,500 पुराने वॉन मासिक पाता था, अब भी उसे 3,500 नए वॉन ही मिलेंगे। समस्या ये थी कि कीमतें भी अचानक 100 गुना घटा दी गईं। जैसे चावल की कीमत पुराने समय में 1,800 से 2,000 वॉन प्रति किलो थी, अब इसे सिर्फ 22 नए वॉन प्रति किलो तय कर दिया गया। यानी सैद्धांतिक रूप से मजदूर की नई सैलरी 3,500 वॉन अब पुराने 3,50,000 वॉन के बराबर ताकत रखती थी। ये कदम दिखने में शानदार लग रहा था, लेकिन यही चीज आगे चलकर 2009 के करेंसी रिफॉर्म को बुरी तरह नाकाम करने वाली थी। शुरुआत में विदेशी पर्यवेक्षक हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इतना अजीब कदम शायद किसी गुप्त योजना का हिस्सा है, क्योंकि वेतन को एक झटके में 10,000% बढ़ाना किसी भी समझदार आर्थिक योजना जैसा नहीं लगता था। लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि यह कोई चाल नहीं, बल्कि सचमुच सरकार की नादानी थी। लेखक ऑन्ड्रे लैंकॉफ लिखते हैं कि शायद योजना पहले एक सामान्य करेंसी रिफॉर्म जैसी थी, जैसे पुराने नोट बदलने की सीमा तय करना, ब्लैक मार्केट वालों की बचत जब्त करना और वेतन व दाम समानुपात में घटाना। लेकिन अंतिम समय पर किसी ने योजना बदल दी और आधिकारिक वेतन बढ़ा दिया। और ये किसी शायद खुद किम योंग इल थे। किम योंग इल की सबसे बड़ी कमी यही थी, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में राशन, कार या बचत के लिए पैसे की चिंता नहीं की। वे राजनीति और कूटनीति के खिलाड़ी थे, लेकिन आर्थिक प्रबंधन में अजीब तरह से अयोग्य थे। लेखक लिखते हैं कि शायद उन्होंने योजना देखते हुए कहा होगा, जो मजदूर वफादारी से सरकारी फैक्ट्रियों में काम करते रहे हैं, हमें उन्हें इनाम देना चाहिए। क्यों न उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए ताकि वे ब्लैक मार्केट वालों से अमीर दिखें। ऐसे माहौल में कौन अधिकारी साहस करता कि नेता को समझाए कि यह कदम अर्थव्यवस्था के लिए तबाही होगा। 30 नवंबर 2009 से ही हालात बिगड़ गए। लोग अपनी बचत बचाने दौड़े, पैनिक बाइंग शुरू हो गया। सरकार ने नियमों में ढील देकर नोट बदलने की सीमा बढ़ाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरकार को उम्मीद थी कि पीडीएस तुरंत चालू हो जाएगा और जनता को राशन मिलेगा, लेकिन यह असंभव था। नतीजा ये हुआ कि महंगाई तेजी से बढ़ी। सरकार ने कोशिश की कि चावल 24 वॉन प्रति किलो से ज्यादा न बिके, लेकिन बाजार ने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। जहां पुलिस ने सख्ती की, वहां चावल और अनाज पूरी तरह गायब हो गए। हालात संभालने के बजाय और बिगड़े। दिसंबर में सभी बाजार बंद कर दिए गए। जनवरी 2010 में हार्ड करेंसी शॉप्स, जहां अमीर और एलीट लोग अच्छे सामान खरीदते थे, भी बंद कर दी गईं। इसका असर यह हुआ कि सेना के जनरल, खुफिया अधिकारी और बड़े व्यापारी भी अपने परिवार के लिए रोज का खाना जुटाने में परेशान हो गए। जनवरी और फरवरी 2010 में पहली बार ऐसा लगा कि जनता का गुस्सा खुलकर फूट सकता है। असंतोष इतना बढ़ा कि प्योंगयांग की एलीट तक ने खुलकर नाराजगी जताई। रूसी छात्रों से उनके कोरियाई सहपाठियों ने शिकायत की, यहां तक कि राजनयिकों ने भी विदेशियों से अपनी नाराजगी छिपाई नहीं। एक पश्चिमी देश के सैन्य अधिकारी ने कहा कि उनके उत्तर कोरियाई साथी खुद मानते थे कि सरकार को पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है। कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे सख्त नियंत्रण वाले देश में एक खुफिया अधिकारी विदेशी से यह बात कहे, तो गुस्से की गहराई कितनी होगी। ऑन्ड्रे लैंकॉफ लिखते हैं कि 2009 की करेंसी सुधार की तबाही के बाद यह अफवाह फैलने लगी कि अब उत्तर कोरिया जल्द ही गिर जाएगा। कुछ हद तक ये अफवाहें सियोल की दक्षिणपंथी सरकार ने फैलाईं, लेकिन उस समय चीन जैसे नजदीकी देशों को भी प्योंगयांग की स्थिरता पर शक होने लगा। लेकिन जल्द ही हालात संभल गए। फरवरी 2010 तक फॉरेन करेंसी शॉप्स और प्राइवेट मार्केट्स फिर से खोल दिए गए। अमीरों ने शिकायत बंद कर दी और आम लोग फिर से अपने रोजमर्रा के बाजार आधारित कामों में लग गए। सरकार ने अपनी गलती मानते हुए मई 2010 में स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वे बाजार की गतिविधियों में दखल न दें, बस इतना ध्यान रखें कि राजनीतिक रूप से खतरनाक सामान जैसे दक्षिण कोरियाई डीवीडीज न बिकें। अनाज को भी फिर से मार्केट प्राइस पर बेचना मंजूर कर लिया गया और किसी भी उम्र या लिंग के लोग खुलकर व्यापार कर सकते थे।
यानी सरकार ने मान लिया कि बिना बाजार के उत्तर कोरिया का चलना असंभव है। इसी दौरान ये खबर भी फैली कि प्रधानमंत्री ने बंद कमरों में अधिकारियों से अपनी गलती पर माफी मांगी। साथ ही अफवाह चली कि आर्थिक नीतियों के प्रमुख अधिकारी पाक नामगी को जासूसी और काउंटर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के आरोप में मार दिया गया। मीडिया ने खूब छापा, लेकिन उत्तर कोरिया की आधिकारिक प्रेस ने कुछ नहीं कहा। लेखक बताते हैं कि असल में पूरे देश में जब अराजकता फैली हुई थी, तब भी अखबारों ने इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं लिखा। जनता तक सारी जानकारी केवल गोपनीय नोटिसों और बंद रेडियो चैनलों से पहुंचती थी। खुले मीडिया में सुधार का जिक्र सिर्फ विदेशों को टारगेट करने वाले अखबारों, जैसे जापान के चोशोंग शिन्बो, में मिलता है। सरकार ने राजनीतिक स्थिति पर तो काबू पा लिया, लेकिन सप्लाई और डिमांड के नियम पर नहीं। जब एक रात में वेतन 10,000% बढ़ा दिया गया था, तो कुछ महीनों में तेज इन्फ्लेशन होना तय था। साल 2010 के अंत तक महंगाई ने वेतन का फायदा पूरी तरह मिटा दिया और कीमतें फिर वही हो गईं जो सुधार से पहले थीं। लेखक व्यंग्य से लिखते हैं, ये कोशिश वैसी ही थी जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती देना। सवाल ये है कि क्या नेता कुछ सीखे भी हैं? 2009 ने साबित किया कि किम परिवार और उनके सलाहकार बुनियादी अर्थशास्त्र नहीं समझते, हालांकि सत्ता बचाने की राजनीति में वे बेहद चालाक हैं। फिर भी लगता है कि उन्होंने कुछ सबक लिया। मई 2010 के बाद बाजार को दबाने की सारी कोशिशें रोक दी गईं। आने वाले सालों में बाजार न तो खुले तौर पर मंजूर किए गए और न ही रोके गए, बल्कि चुपचाप बर्दाश्त किए गए। यही नीति 1990 के अंत से चली आ रही थी। लेखक ऑन्ड्रे लैंकॉफ बताते हैं कि 1970 के दशक से ही उत्तर कोरिया एक परिवार आधारित तानाशाही रहा है। नाम भले ही मोनकी न हो, लेकिन असल में किम परिवार ने इसे एक राजशाही की तरह चलाया। इसलिए ये लगभग तय माना जाता था कि किम योंग इल अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपने बेटों में से किसी एक को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। 1990 के दशक के मध्य से ही इस पर अफवाहें चलती रहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बार बार खबरें छापता कि किम योंग इल ने फैसला कर लिया है और नामों की सूची में उनके तीनों बेटे, बहनोई, बहन, बेटी और यहां तक कि प्रेमिका तक का नाम आ जाता। लेकिन 2008 तक ये सब गलत साबित होता रहा। किम योंग इल ने उत्तराधिकारी चुनने में अजीब तरह की देरी की। पहले लोग मानते थे कि सबसे बड़े बेटे किम योंग नाम को अगला नेता बनाया जाएगा, लेकिन मई 2001 में एक घटना ने सब बदल दिया। किम योंग नाम नकली डोमिनिकन पासपोर्ट पर जापान पहुंचे, साथ में 2 औरतें और एक बच्चा था। पूछताछ में उन्होंने खुद को पहचान लिया और कहा कि वे सिर्फ डिज्नीलैंड घूमने आए हैं। ये घटना मीडिया में छा गई। कहा गया कि इसी से पिता पुत्र के रिश्ते बिगड़ गए। उसके बाद से किम योंग नाम ज्यादातर मकाओ और चीन में रहे, प्योंगयांग शायद ही गए और 2011 में पिता की मौत पर भी नहीं दिखे। माना जाता है कि वहीं से वे किम परिवार की आर्थिक गतिविधियां देखते रहे, लेकिन असली भूमिका रहस्यमयी रही। आखिरकार किम योंग इल ने अपने सबसे छोटे बेटे किम योंग अन को चुना। उनका जन्म शायद 1983 में हुआ, लेकिन सही उम्र कभी पक्की नहीं हुई। वे स्विट्जरलैंड में पढ़े, जहां किम परिवार के सभी बच्चे हाई स्कूल जाते थे। बाद में उन्हें उत्तर कोरिया बुलाकर किम इल संग यूनिवर्सिटी में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 2008 के आखिर में जब किम योंग इल को गंभीर बीमारी, संभवतः स्ट्रोक, हुआ, तो उन्हें अपनी नश्वरता का एहसास हुआ। तभी उन्होंने फैसला किया और 2009 की शुरुआत में पार्टी और नौकरशाही में ये संदेश फैलाया कि कोरिया की धरती से नया नेतृत्व का जीनियस उभरा है। गर्मियों तक प्रचार मशीन पूरी तरह सक्रिय हो गई। इंडोक्ट्रिनेशन सत्रों में यंग जनरल किम और न्यू स्टार जनरल का नाम बार बार लिया जाने लगा। हालांकि शुरुआत में ये खुलकर नहीं कहा गया कि यह किम योंग इल का बेटा है। सितंबर 2010 में यह उत्तराधिकार आधिकारिक रूप ले लिया। कोरियन वर्कर्स पार्टी का सम्मेलन हुआ। 1980 के बाद पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन। इस मौके पर किम योंग अन और उनकी बुआ किम क्योंग हुई को 4 स्टार जनरल का दर्जा दिया गया। शायद किम योंग अन दुनिया के सबसे कम उम्र के 4 स्टार जनरल बने और उनकी बुआ दुनिया की पहली महिला इस रैंक तक पहुंची। इसी सम्मेलन में किम योंग अन को पार्टी की सेंट्रल मिलिट्री कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया, जो पहले एक महत्वहीन संस्था थी, लेकिन अब सत्ता का बड़ा केंद्र बन गई। 2010 के बाद से उत्तर कोरियाई मीडिया ने लगातार किम योंग अन की गतिविधियों को दिखाना शुरू कर दिया। वे अक्सर अपने पिता किम योंग इल के साथ सैन्य ठिकानों और मॉडल फैक्ट्रियों में नजर आते, कभी मजदूरों से बातें करते तो कभी ट्रैक्टर चलाने वालों से।
मीडिया में उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा की प्रशंसा वाली खबरें बढ़ती चली गईं। सितंबर 2010 में जब किम योंग अन पहली बार जनता के सामने आए तो उन्होंने वही माओ सूट पहना जो उनके दादा किम il संग 1950 के दशक में पहनते थे। ये फैशन से बाहर कपड़ा एक राजनीतिक संदेश था कि वो अपने दादा की परंपरा के सही उत्तराधिकारी हैं। वैसे भी किम योंग अन का चेहरा अपने दादा से काफी मिलता जुलता था और उनका भारी भरकम शरीर भी इस समानता को और बढ़ाता था। अपने पिता से जुड़ाव दिखाने के लिए भी वही तरीका अपनाया गया। सर्दियों में वे अक्सर ग्रे पाखा और फर हैट में दिखते, ठीक वैसे ही जैसे किम योंग il। इस तरह आम लोगों को ये संदेश दिया गया कि उनका अगला शासक किम परिवार की नई पीढ़ी है, जिसमें दादा और पिता दोनों की छवि समाई हुई है। शुरुआत में किम योंग अन का चयन चौंकाने वाला लगा। 2008 से पहले किसी ने उनकी उम्मीदवारी को गंभीरता से नहीं लिया था। वे बहुत छोटे थे, अनुभवहीन थे और अपना बचपन ज्यादातर विदेश में बिताया था। बाकी समय वे किम परिवार के महलों में छुपकर रहते थे। देश के बड़े नेता उम्र में उनसे 30 से 40 साल बड़े थे, इसलिए माना गया कि वे शुरू में सिर्फ प्रतीकात्मक नेता होंगे और असली सत्ता अनुभवी सलाहकारों के हाथों में रहेगी। इसी दौरान किम योंग il की बहन किम क्योंग हुई और उनके पति चैन सोंग थैक सत्ता की ऊंचाई पर पहुंचे। किम क्योंग हुई को 2010 में 4 स्टार जनरल बनाया गया। शायद किम योंग il को लगा कि ये दंपत्ति उनके अनुभवहीन बेटे के लिए सबसे अच्छे रीजेंट्स, संरक्षक शासक साबित होंगे। पुराने नेता भी इस व्यवस्था से खुश थे। उन्हें लगा कि एक नौजवान और अनजान शासक उनके सुझाव मानने पर मजबूर होगा और किम योंग il की मौत के बाद भी असली शासन वही लोग करेंगे। हालांकि सब संतुष्ट नहीं थे। किम योंग अन के सौतेले भाई किम योंग नाम, जो विदेश में रहते थे, ने इस फैसले पर संदेह जताया। अक्टूबर 2010 में ऐसा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, व्यक्तिगत रूप से मैं 3 पीढ़ियों तक वंशानुगत सत्ता का विरोध करता हूं, लेकिन मानता हूं कि इसके पीछे आंतरिक कारण होंगे और अगर है तो हमें उन्हें मानना चाहिए। जनवरी 2011 में टोक्यो शिंबुन से बातचीत में वे और भी स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, यहां तक कि माओ जेडोंग ने भी अपने परिवार को सत्ता नहीं सौंपी थी। वंशानुगत उत्तराधिकार समाजवाद के अनुरूप नहीं है और मेरे पिता भी इसके खिलाफ थे, लेकिन मेरा मानना है कि यह कदम आंतरिक स्थिरता के लिए उठाया गया। उत्तर कोरिया की अस्थिरता पूरी क्षेत्र में अस्थिरता फैलाती है। इसी बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया की विशेष स्थिति में रिफॉर्म्स और ओपननेस अपनाना खतरनाक हो सकता है और शायद शासन के पतन तक ले जाए। 19 दिसंबर 2011 की दोपहर जब टीवी पर नई एंकर वुमन काले कपड़ों में रोते हुए नजर आई तो उत्तर कोरिया के लोगों को तुरंत समझ आ गया कि बड़ा हादसा हुआ है। घोषणा हुई कि किम योंग il की मौत 17 दिसंबर की सुबह हो गई थी, जब वे अपने मशहूर ट्रेन पर सफर कर रहे थे। असल हालात पर सवाल उठे, लेकिन यह मायने नहीं रखता था। 17 साल का उनका शासन अचानक खत्म हो चुका था। उस समय ज्यादातर लोगों को यकीन था कि किम योंग अन ही उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन ये भी सच था कि किम योंग il खुद भी शायद और 3 से 7 साल जीने की उम्मीद कर रहे थे, ताकि धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरण हो सके। किम योंग अन उस समय तक औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुए थे। वे सिर्फ एक 4 स्टार जनरल थे और पार्टी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष, जो पार्टी की संरचना में कोई बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं था। संभव है कि किम योंग अन को आधिकारिक उत्तराधिकारी बनाने की योजना अप्रैल 2012 में किम il संग के 100वें जन्मदिन पर थी, लेकिन किम योंग il की मौत ने ये सब अधूरा छोड़ दिया। फिर भी घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। कुछ ही दिनों में मीडिया ने जनता से अपील की कि वे किम योंग अन को ही अपना नया नेता माने। उन्हें तुरंत सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी और सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। उनके नाम को अखबारों में बोल्ड अक्षरों में छापा जाने लगा। यहाँ तक कि पुराने अखबारों के ऑनलाइन PDF आर्काइव्स को भी बदल दिया गया, ताकि ऐसा लगे कि उनका नाम पहले से ही बोल्ड में लिखा जाता था। यह एक अजीब ऑर्वेलियन तरीका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सत्ता परिवर्तन बेहद स्मूथ रहा। किसी तरह की चुनौती नहीं आई। किम योंग अन के आसपास शुरुआती महीनों में एक सलाहकार मंडली रही, चैन सोंग थैक, किम क्योंग हुई और ली योंग हो। माना गया था कि असली सत्ता इन्हीं के हाथ में रहेगी। किसी और तानाशाही में इतनी कम उम्र और अनुभवहीन शासक को जरूर चुनौती मिलती, लेकिन उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं हुआ। वजह साफ थी, सत्ता का कोई भी टकराव पूरे सिस्टम को हिला देता और हारने जीतने वाले सभी का अंत हो सकता था। यानी जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था,
अब हमें सबको साथ टिका रहना होगा, वरना हम सब अलग अलग लटकेंगे। अपने कमजोरियों और थोड़े हास्यास्पद व्यक्तित्व के बावजूद किम योंग अन ही वैध नेता थे, क्योंकि वे किम इल संग और किम योंग इल की वंश रेखा पैक्दू ब्लडलाइन से आते थे। आज की दुनिया में यह वजह अजीब लग सकती है, लेकिन उत्तर कोरिया की एलीट के पास इससे बेहतर आधार नहीं था। किम योंग इल की मौत के बाद मीडिया को किम योंग अन की पर्सनैलिटी कल्ट बनाने का ज्यादा समय नहीं मिला। किम योंग इल को 20 साल तक उत्तराधिकारी की तरह दिखाया गया था, जबकि किम योंग अन के पास सिर्फ 1 साल था। यही कारण है कि आज भी मीडिया में किम योंग इल का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। यहाँ तक कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें जेनरलिस्मो की उपाधि देकर और ऊंचा दर्जा दिया गया। किम योंग अन ने पिता की दिनचर्या अपनाई। उन्हें अक्सर सैन्य इकाइयों, सामूहिक खेतों और फैक्ट्रियों में ऑन द स्पॉट गाइडेंस देते दिखाया गया। टीवी पर उनकी महानता पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसमें वे टैंक से निकलते और राइफल से खेलते नजर आते। फर्क बस इतना था कि किम योंग अन सार्वजनिक भाषण देने में हिचकिचाते नहीं थे। 30 दिसंबर को नेशनल डिफेंस कमीशन ने घोषणा की, दुनिया के मूर्ख राजनेता, जिनमें दक्षिण कोरिया की कठपुतली सरकार भी शामिल है, यह उम्मीद न करे कि हम में कोई बदलाव आएगा। फरवरी 2012 में एक अनोखी घटना हुई। अमेरिका के साथ लीप डे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत उत्तर कोरिया को 2,40,000 टन भोजन मिलना था। बदले में उसने वादा किया कि वो परमाणु परीक्षण और मिसाइल परीक्षण रोक देगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में प्योंगयांग ने इस समझौते को तोड़ दिया और 13 अप्रैल को पीसफुल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। रॉकेट 90 सेकंड में ही नाकाम हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पहली बार सरकार ने खुलकर असफलता स्वीकार की। पहले के लॉन्च 1998, 2006, 2009 नाकाम रहे थे, लेकिन मीडिया ने या तो उन्हें सफलता बताया या पूरी तरह चुप्पी साध ली। असल बदलाव कुछ महीनों बाद दिखा। जुलाई 2012 में किम योंग अन मरानबोंग नामक नए पॉप ग्रुप के कॉन्सर्ट में शामिल हुए। वहां महिला कलाकार उत्तेजक कपड़ों में थी। संगीत में हॉलीवुड फिल्म रॉकी का थीम और फ्रैंक सिनाट्रा का गाना बजा। मंच पर मिकी माउस, मिनी, विनी द पू और टिगर जैसे डिज्नी किरदार भी नाचते नजर आए। डिज्नी कंपनी ने तुरंत बयान जारी किया कि उन्हें इस शो की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय टीवी पर दिखाया गया और खुद किम योंग अन वहां मौजूद थे। संदेश साफ था, अब अमेरिका की पॉप कल्चर, जिसे पहले कैपिटलिस्ट डेकेडेंस कहा जाता था, अचानक स्वीकार्य बन गई। कॉन्सर्ट में किम योंग अन के साथ एक रहस्यमयी महिला भी थी। जल्द ही पता चला कि वो उनकी पत्नी री सोल जू हैं। इसके बाद वे कई मौकों पर किम योंग अन के साथ दिखी। कभी बच्चों से बात करती, कभी सेना के जनरलों का स्वागत करती, कभी रोलर कोस्टर पर सवारी करती और कभी प्योंगयांग जू में एक सील के साथ फोटो खिंचवाती। अक्सर वे आधुनिक फैशन में दिखी, यहाँ तक कि डियोर का हैंडबैग लिए हुए। किम योंग अन ने उत्तर कोरिया की परंपराओं से अलग रास्ता अपनाया। पहले किम इल संग की पत्नी किम योंग सक उनकी मौत के बाद पर्सनैलिटी कल्ट का हिस्सा बनी, लेकिन जिंदगी में उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। उनकी दूसरी पत्नी थोड़े समय के लिए राजनीति में दिखी, फिर गायब हो गई। किम योंग इल तो और भी सख्त थे। उनकी कई पत्नियां और प्रेमिकाएं कभी सार्वजनिक रूप से पत्नी के रूप में सामने नहीं आईं। इसके विपरीत किम योंग अन ने अपनी पत्नी री सोल जू को खुलकर जनता के सामने लाया और साथ ही पश्चिमी पॉप कल्चर को भी बढ़ावा दिया। शायद इसकी वजह उनकी कम उम्र और स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान पॉप म्यूजिक व आधुनिक जीवनशैली से लगाव था। ये दिखाता है कि वे कुछ नई चीजें आजमाने और पुरानी परंपराओं को चुनौती देने को तैयार थे। जुलाई 2012 में अचानक सत्ता की अंदरूनी हलचल भी दिखी। पॉलिट ब्यूरो की बैठक में वाइस मार्शल ली योंग हो, जो शुरुआती रीजेंसी ट्रियो का हिस्सा थे, अचानक सभी पदों से हटा दिए गए। कारण स्वास्थ्य समस्या बताया गया, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये संकेत था कि सेना की ताकत घट रही है और पार्टी के अधिकारी व औद्योगिक प्रबंधक आगे बढ़ रहे हैं। माना गया कि इन नए लोगों में सुधार की ओर झुकाव ज्यादा है। इसी समय कृषि प्रबंधन में छोटे छोटे बदलावों की खबर आई। कुछ इलाकों में किसानों को यह अनुमति दी गई कि वे सरकार के कोटे से ज्यादा जो भी उत्पादन करेंगे, उसे बाजार में बेच सकते हैं। उद्योग प्रबंधन में भी ऐसे सुधारों की चर्चा शुरू हुई। क्या इसका मतलब है कि किम योंग अन चीन स्टाइल सुधार लाना चाहते थे? लेखक कहते हैं, अभी यह कहना जल्दी होगा, लेकिन इतना साफ है कि वे अपने पिता से अलग सोच रखते थे। किम योंग इल और उनके सलाहकार हमेशा सुधार से डरते थे कि इससे सत्ता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन युवा किम योंग अन उतना डरे हुए नहीं लगे।
फिर भी यह भी सच है कि सुधार बहुत जोखिम भरे हो सकते हैं। अगर किम योंग अन विपक्ष को हरा भी दे तो भी उन्हें जनता की नई उम्मीदों और असंतोष को संभालना होगा। उनके पिता ने बदलाव से इसलिए बचा लिया था क्योंकि उन्हें डर था कि ये ताकतें काबू से बाहर हो जाएंगी। अब सवाल है, क्या यह नौजवान नेता, जिसने शायद राजनीति का बड़ा हिस्सा कंप्यूटर गेम्स से सीखा हो, इन ताकतों को काबू में रख पाएगा? प्योंगयांग को अक्सर एक प्राचीन शहर बताया जाता है। सच ये है कि यहाँ हजारों साल से बसती रही है, लेकिन आज का प्योंगयांग लगभग पूरी तरह 1950 के दशक में दोबारा बनाया गया। कोरियाई युद्ध में अमेरिका ने 1952 तक शहर को बुरी तरह बमबारी से नष्ट कर दिया था। युद्ध खत्म होने तक 90% शहर मिट चुका था और ज्यादातर लोग गांवों में भाग गए थे। 1950 के दशक में पुनर्निर्माण शुरू हुआ। नई सरकार चाहती थी कि प्योंगयांग एक आदर्श कम्युनिस्ट शहर बने, जिसमें सामंती और उपनिवेशी अतीत का कोई निशान न हो। किम इल संग ने साफ कहा था, जापानी शासन में प्योंगयांग असंस्कृत और टेढ़े मेढ़े ढंग से बना था। 1960 के दशक का प्योंगयांग किसी सोवियत प्रांतीय शहर जैसा दिखता था। तब निर्माण उद्योग में कई सोवियत कोरियंस काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें रैकिंग के आरोप में हटाया गया। शहर का मुख्य मार्ग स्टालिन स्ट्रीट कहलाता था, जिसे बाद में विक्टरी स्ट्रीट नाम दिया गया। 1970 के दशक में एक और बड़ा निर्माण दौर शुरू हुआ। इसी समय प्योंगयांग के मशहूर स्मारक बने। टेडोंग नदी के किनारे किम इल संग की विशाल प्रतिमा, कोरियन रेवोल्यूशन म्यूजियम, मनसुडाई थिएटर, जहां क्रांतिकारी नाटक दिखाए जाते थे, किम इल संग स्क्वायर, जिसके सामने पीपल्स स्टडी हाउस। इस दौर में इमारतों को पारंपरिक कोरियाई अंदाज में बनाया गया, लेकिन उनमें तानाशाही का भव्य दिखावा, मेगालोमेनिया, साफ झलकता था। 1982 में नदी के दूसरी ओर जूश टावर बना, 150 मीटर ऊंचा, ऊपर 20 मीटर की रोशन मशाल। इसमें 25,550 पत्थर लगाए गए, किम इल संग के जीवन के हर दिन के लिए एक पत्थर। इसका डिजाइन अमेरिका के वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से लिया गया, लेकिन आकार में उससे बड़ा रखा गया। 1970 और 1980 के दशकों में कई ऊंची रेजिडेंशियल इमारतें भी बनी, लेकिन इनमें से कई आम जनता के लिए नहीं थी। जैसे 35 मंजिला कोरिया होटल के पास का पूरा इलाका, ये सिर्फ सेंट्रल कमेटी अधिकारियों के लिए था। असल में आम प्योंगयांग वासी साधारण मकानों में रहते थे। ऊंची इमारतें बस बाहरी परत की तरह खड़ी थी, अंदर छोटे छोटे घर थे जो गांव जैसे दिखते थे। शहर के किनारों पर तो ये घर खुले तौर पर नजर आते थे। 1980 के दशक के आखिर में सोवियत मदद बंद होते ही निर्माण रुक गया। इसका सबसे बड़ा प्रतीक यूयोंग होटल है, 110 मंजिला होटल, जिसे एशिया का सबसे बड़ा बनना था। 1989 तक पूरा होना था, लेकिन आर्थिक संकट के कारण अधूरा रह गया। 2 दशकों तक प्योंगयांग की स्काईलाइन में यह अधूरी कंक्रीट पिरामिड खड़ा रहा। सरकारी फोटोग्राफर्स की तस्वीरों से बचते रहे। 2007 के बाद से नया निर्माण दौर फिर शुरू हुआ। नए हाईराइज और स्मारक बने और यूयोंग होटल को कांच से ढक दिया गया, एक इजिप्शियन मोबाइल कंपनी की मदद से। लेकिन यह आज भी जनता के लिए खुला नहीं है और शायद सिर्फ दिखावे के लिए ही है। लेखक लिखते हैं कि प्योंगयांग को किम इल संग और उनके साथियों ने अपने स्वर्ग की कल्पना का प्रतीक बनाने की कोशिश की। वे अपने लक्ष्य में सफल हुए या नहीं, ये तो देखने वालों पर निर्भर है, क्योंकि बाहरी लोग इस भव्यता से हमेशा प्रभावित नहीं होते। चैप्टर 4 सर्वाइवल डिप्लोमेसी। लेखक ऑन्ड्रे लैंकॉफ लिखते हैं कि आज का उत्तर कोरिया एलीट एक अजीब और कठिन स्थिति में है। वे चीन की तरह सुधार रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बंटे होने की स्थिति में ऐसा कोई भी सुधार सत्ता के पतन की ओर ले जाएगा और इससे रूलिंग एलीट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। नतीजा यह है कि देश एक पुराने असफल आर्थिक तंत्र में फंसा है, जो न तो विकास कर पाता है और कभी कभी तो लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। इसलिए सरकार को जीवित रहने के लिए बाहर से मदद एड लेनी पड़ती है, लेकिन यह मदद वे सामान्य तरीकों से नहीं ले सकते। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या एनजीओएस मदद तो करती हैं, लेकिन 7 शर्तें भी लगाती हैं, जो उत्तर कोरिया के लिए अस्वीकार्य होती हैं। इसलिए प्योंगयांग ने अपनी खेल की रणनीति बनाई, मदद पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। इनमें सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार है न्यूक्लियर कार्ड। लेखक बताते हैं कि पश्चिमी दुनिया, खासकर अमेरिका की नज़र में उत्तर कोरिया लगभग सिर्फ एक परमाणु समस्या है, लेकिन प्योंगयांग के लिए परमाणु हथियार कोई अंत नहीं है, बल्कि रेजीम सर्वाइवल का साधन है।
यही वजह है कि यह फैसला महंगा और जोखिम भरा होने के बावजूद उनके लिए तर्कसंगत था। असल में उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम 1959 में शुरू हुआ, जब सोवियत संघ और फिर चीन के साथ परमाणु सहयोग समझौते किए गए। 1960 के दशक में योंगबियन शहर में फर्नीचर फैक्ट्री के नाम से एक परमाणु केंद्र बनाया गया, जहां असल में सोवियत डिजाइन का रिसर्च रिएक्टर था। 1970 के दशक तक इसे विकसित कर लिया गया। फिर निर्णायक मोड़ आया। उस समय दक्षिण कोरिया खुद भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में था और लगभग सफल हो गया था। उत्तर कोरिया को ये रहस्य अच्छी तरह मालूम था। नतीजा ये हुआ कि 1975 के आसपास प्योंगयांग ने अपने सैन्य परमाणु कार्यक्रम को तेज करने का फैसला लिया। लेकिन सोवियत संघ ने साफ कर दिया कि वो इस तरह का प्रोलिफरेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए उसने सहयोग को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (एनपीटी) में शामिल होने की शर्त पर बांधा। मजबूर होकर उत्तर कोरिया ने 1985 में एनपीटी पर हस्ताक्षर किए। फिर 1990 के दशक में हालात बदले। सोवियत ब्लॉक टूट गया, आर्थिक मदद खत्म हो गई और उत्तर कोरिया अकेला पड़ गया। अब उन्हें सुरक्षा और अस्तित्व के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज करना पड़ा। लेखक बताते हैं कि प्योंगयांग के इस कार्यक्रम के दो मुख्य मकसद थे। सैन्य उद्देश्य: परमाणु हथियार सबसे बड़ा डिटेरेंट है। जब तक उनके पास क्रेडिबल परमाणु क्षमता होगी, तब तक कोई देश उन पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। उन्होंने इराक और लीबिया के उदाहरणों से सबक लिया कि जिनके पास न्यूक्स नहीं थे, वे बच नहीं पाए। राजनयिक उद्देश्य: परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लैकमेल का असरदार साधन है। यही लीवरेज उन्हें डेवलप दुनिया से बातचीत में ताकत देता है। पहला न्यूक्लियर ब्लैकमेल कैंपेन 1990 के आसपास शुरू हुआ। उस समय उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम से इनकार करता रहा, लेकिन सबूत सामने आते गए। दरअसल प्योंगयांग के लिए यह अफवाहें भी फायदेमंद थीं, क्योंकि इससे दुनिया में बेचैनी बढ़ती थी। यहाँ तक कि शक है कि कुछ लीक खुद उत्तर कोरिया ने ही जानबूझकर कराए। हालात इतने बिगड़े कि प्योंगयांग ने धमकी दी कि अगर उसे रियायतें नहीं मिली तो वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकल जाएगा। एक समय तो उत्तर कोरियाई राजनयिकों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वे सियोल को आग के समंदर में बदल देंगे। आखिरकार यह ब्लैकमेल सफल रहा। 1994 में जिनेवा में अग्रीड फ्रेमवर्क समझौता हुआ। इसके तहत उत्तर कोरिया ने वादा किया कि वो अपना सैन्य परमाणु कार्यक्रम रोक देगा, परमाणु स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करेगा, 2 नए रिएक्टर्स का निर्माण रोकेगा और कुछ स्पेंट फ्यूल रॉड्स देश से बाहर भेज देगा। इसके बदले उसे भारी मदद मिली। इस पूरे कार्यक्रम को संभालने के लिए केडो (कोरियन एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना, जिसमें सबसे बड़े योगदानकर्ता दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका थे। 1995 से 2005 के बीच दक्षिण कोरिया ने 1450 मिलियन, जापान ने 498 मिलियन और अमेरिका ने 405 मिलियन दिए। केडो ने वादा किया कि उत्तर कोरिया में 2 लाइट वाटर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, जो बिजली तो पैदा करते हैं, लेकिन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के लिए उपयोगी नहीं। तब तक उत्तर कोरिया को नियमित रूप से मुफ्त हैवी फ्यूल ऑयल भी भेजा जाना था। कहा जाता है कि अमेरिका इतने उदार इसलिए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि किम शासन ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा और तब तक एड देने की नौबत ही नहीं आएगी। 1994 में वॉशिंगटन पोस्ट ने अननेम्ड अधिकारियों को उद्धृत किया था, जिन्होंने कहा, अग्रीड फ्रेमवर्क का लागू होने का समय इतना लंबा है कि तब तक ये शासन खुद ही गिर चुका होगा। इसी दौरान 1995-1996 जब उत्तर कोरिया भयानक अकाल से जूझ रहा था, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सहायता प्राप्तकर्ता बन गया। ये सहायता अधिकतर मानवीय मदद के नाम पर दी गई थी, लेकिन उत्तर कोरियाई नेताओं के लिए यह उनके परमाणु स्थगन (न्यूक्लियर फ्रीज) का इनाम भी थी। 1996 से 2001 तक अमेरिका ने 17 लाख टन 28.6%, दक्षिण कोरिया ने 6,70,000 टन 11%, जापान ने 8,10,000 टन 13.6% और चीन ने 13 लाख टन भोजन भेजा। ये आपूर्ति भूखमरी कम करने में अहम साबित हुई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि प्योंगयांग ने एड को भी अपने हिसाब से मोड़ा। विदेशी मॉनिटर्स को देश के कई हिस्सों में जाने ही नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उन इलाकों में भी नहीं जहाँ अकाल सबसे ज्यादा था। 2004 में जब निगरानी सबसे खुली थी, तब भी मॉनिटर्स को केवल 201 में से 167 जिलों तक जाने दिया गया।
विदेशी सहायता की निगरानी पर उत्तर कोरिया हमेशा शक की नज़र से देखता था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के निरीक्षकों तक को स्वतंत्र रूप से घूमने या कोरियाई भाषा सीखने की इजाज़त नहीं थी। उनके साथ हमेशा सरकारी दुभाषिया मौजूद रहता था, जिसे लोग अक्सर राजनीतिक पुलिस का आदमी मानते थे। इस वजह से कोई भी उत्तर कोरियाई नागरिक उसके सामने खतरनाक बात कहने की हिम्मत नहीं करता था। अब आते हैं 2002 के दूसरे परमाणु संकट पर। ये तब शुरू हुआ जब अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स केली प्योंगयांग पहुंचे। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली थी कि उत्तर कोरिया चुपके चुपके यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम चला रहा है। केली ने जब वहां के अधिकारियों से सवाल किया तो मामला बिगड़ गया। केली का कहना था कि वहां के उप विदेश मंत्री ने HEU कार्यक्रम की मौजूदगी मान ली थी, लेकिन बाद में उत्तर कोरिया ने सफाई दी। उनके मुताबिक उन्होंने केवल ये कहा था कि हमारे पास ऐसा कार्यक्रम रखने का अधिकार है क्योंकि हम एक शत्रुतापूर्ण महाशक्ति से घिरे हुए हैं, यानी बात को सिद्धांत की तरह घुमाकर पेश किया गया। खैर, अमेरिका ने इसे सबूत मान लिया कि उत्तर कोरिया वाकई चोरी छिपे यूरेनियम प्रोग्राम चला रहा है, और बाद में ये सच भी साबित हुआ। 2009 में खुद उत्तर कोरिया ने इसे स्वीकार कर लिया और 2010 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को एक बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र भी दिखाया। लेखक बताते हैं कि शायद उत्तर कोरिया ने सोचा होगा कि वो अपने HEU प्रोग्राम को भी मोटे दाम पर बेच सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 1994 में प्लूटोनियम प्रोग्राम पर सौदा हुआ था। लेकिन जॉर्ज W. बुश की सरकार और उसके नियोकॉन्स इस बार सौदेबाजी करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सहायता बंद कर दी और केडो प्रोजेक्ट को 2005-2006 तक पूरी तरह खत्म कर दिया। 2003 में उत्तर कोरिया औपचारिक रूप से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकल गया। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। अमेरिका के कुछ नेताओं को लगा था कि एड बंद होने पर यह शासन जल्दी ही गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर कोरियाई डिप्लोमैट्स ने तुरंत विकल्प ढूंढ लिए। 2002 से 2010 के बीच उन्हें दक्षिण कोरिया और चीन से एड मिलती रही और उसी दौरान अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कुछ सुधरी भी। बुश प्रशासन किम योंग इल से नफरत करता था। बुश ने उसे एक बार पिग्मी तक कहा और उत्तर कोरिया को एक्सेस ऑफ ईविल में रखा। दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने पेट्रियट एक्ट की सेक्शन 311 का इस्तेमाल कर उत्तर कोरिया के वित्तीय नेटवर्क को टारगेट करना शुरू किया। 2005 में मकाओ का छोटा सा बैंक बैंको डेल्टा एशिया BDA निशाने पर आया। इसे मनी लॉन्ड्रिंग आउटलेट कहा गया और इसके जरिए उत्तर कोरिया के $25 मिलियन फ्रीज कर दिए गए। ये रकम किसी गरीब देश की नज़र में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन प्योंगयांग का गुस्सा असामान्य रूप से तेज था। वजह शायद ये थी कि यह पैसा किम परिवार का निजी खजाना माना जाता था। कुछ समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने उत्तर कोरिया से दूरियां बना ली और कई बड़े सौदे नकद में करने पड़े। कहा जाता है कि इस कदम से किम परिवार और टॉप अधिकारियों की लग्जरी सप्लाई, जैसे स्विस चीज और फ्रेंच कॉन्याक, ठप हो गई। दूसरे परमाणु संकट का एक बड़ा नतीजा था 6 पार्टी टॉक्स, जो 2003 में शुरू हुए। इसमें अमेरिका, चीन जो होस्ट था, दक्षिण कोरिया, रूस, जापान और उत्तर कोरिया शामिल हुए। इनका आधिकारिक लक्ष्य था कोरियाई प्रायद्वीप को डीन्यूक्लियराइज करना, लेकिन हकीकत ये थी कि किम परिवार का शासन कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने वाला नहीं था। फिर भी ये बातचीत बेकार नहीं थी। इनसे तनाव कुछ कम हुआ और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुले में चर्चा का मंच मिला। 2002 से 2006 के बीच अमेरिका ने बहुत कम एड दी, जिससे रिश्ते और बिगड़ गए। ऐसे में प्योंगयांग ने दांव बढ़ाने का फैसला किया। उस समय तक उत्तर कोरिया के पास इतना प्लूटोनियम था कि कुछ न्यूक्लियर डिवाइसेस बना सके। अनुमान था कि 2010 तक उनके पास 40 से 60 किलो वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम था, जिसमें से 24 से 42 किलो हथियारों के लिए इस्तेमाल हो सकता था। अमेरिकी वैज्ञानिक सीगफ्रीड हैकर के मुताबिक उनके पास 4 से 8 प्रिमिटिव न्यूक्लियर वेपन्स थे। अब प्योंगयांग ने अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी अपनाई, पहले संकट खड़ा करो, तनाव इतना बढ़ाओ कि पूरी दुनिया कहे युद्ध होने वाला है, फिर अचानक बातचीत की पेशकश करो और एड या रियायतें हासिल करो। ये तरीका उन्होंने 1960 और 1970 में सोवियत और चीन के साथ भी अपनाया था और 1990 के पहले न्यूक्लियर क्राइसिस में भी यही हुआ था। अक्टूबर 2006 में उत्तर कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। धमाका छोटा था, शायद पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को ये संदेश मिल गया कि उत्तर कोरिया अब वास्तव में परमाणु हथियार बना सकता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने तुरंत कड़ा रेजोल्यूशन 1718 पास किया।
रूस और चीन ने भी समर्थन किया। उस समय कुछ लोगों ने सोचा कि अब चीन भी अमेरिका और बाकी देशों की लाइन पर चल रहा है, लेकिन हकीकत अलग थी। लेखक बताते हैं कि चीन कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे उत्तर कोरिया में असली संकट आ जाए। 2006 का साल ही इस बात का सबूत था। पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बावजूद चीन ने प्योंगयांग को और ज्यादा एड और आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया की सरकार 1998 से 2008 तक लेफ्ट लीनिंग लीडर्स भी बिना ज्यादा सवाल पूछे एड देती रही। उधर बुश प्रशासन ने धीरे धीरे मान लिया कि सिर्फ सैंक्शंस और दबाव से काम नहीं चलेगा। फरवरी 2007 में 6 पार्टी टॉक्स के दौरान एक जॉइंट स्टेटमेंट निकला। इसमें कहा गया कि अगर उत्तर कोरिया डिन्यूक्लियराइजेशन के लिए कमिट होता है तो अमेरिका और अन्य देश फिर से एड देंगे। इसी दौरान अमेरिका ने बैंको डेल्टा एशिया जैसे फाइनेंशियल दबाव भी ढीले कर दिए। लेखक एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। वे उस समय मॉस्को में रशियन डिप्लोमैट्स के साथ लंच कर रहे थे। जैसे ही एक राजदूत ने फैक्स से जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा, अब तो उत्तर कोरियाई जान गए हैं कि जब भी पैसा खत्म होगा उन्हें क्या करना है। ये टिप्पणी बिल्कुल सही साबित हुई। फरवरी 2007 का समझौता प्योंगयांग के लिए एक सबक नहीं बल्कि एक कन्फर्मेशन बन गया कि उनका तरीका शानदार काम करता है। पहले संकट बनाओ, फिर तनाव बढ़ाओ और आखिर में एड और कंसेशंस ले लो, बस स्टेटस क्वो रिस्टोर करके। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच नॉर्थ कोरिया को लेकर सोच में बड़ा फर्क दिखाई दिया। अमेरिका सख्त सैंक्शंस चाहता था, लेकिन 1998 से 2008 तक सियोल की सरकारें सॉफ्ट लाइन पर चल रही थीं। इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास दिखी और नॉर्थ कोरिया ने इस मतभेद का भरपूर फायदा उठाया। ये फर्क असल में दक्षिण कोरिया की सामाजिक और राजनीतिक बदलावों से जुड़ा था। कोरियाई युद्ध के बाद से 1980 तक दक्षिण कोरिया की राजनीति पर पूरी तरह राइट विंग का दबदबा था। ये लोग एंटी कम्युनिस्ट थे, अमेरिका के साथ गठबंधन को सबसे अहम मानते थे और कोरिया को कैपिटलिस्ट और लिबरल मॉडल पर रीयूनिफाई करना चाहते थे। जनता भी ब्रॉडली इसी सोच के साथ थी। लेकिन 1980 के दशक से एक नई पीढ़ी उभरने लगी। इन्हें युद्ध या भूखमरी की याद नहीं थी। इनके लिए 3 वक्त चावल खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये पहली पीढ़ी थी जिसने सेकेंडरी और फिर कॉलेज शिक्षा लगभग यूनिवर्सल तौर पर पाई। बाद में इन्हें 386 जनरेशन कहा गया। जन्म 1960 में, पढ़ाई 1980 में और 1990 में। ये 30 की उम्र में थे। इस जनरेशन ने जबरदस्त आर्थिक ग्रोथ को टेकन फॉर ग्रांटेड माना, मिलिट्री डिक्टेटर से नफरत की और मार्केट इकोनॉमी को भी संदेह की नज़र से देखा। जहां उनके माता पिता भूख से निकलकर प्रॉस्पेरिटी और सुरक्षा देखते थे, वहीं ये इनक्वालिटी, अन्याय और विदेशी पावर्स पर निर्भरता देखते थे। लेखक बताते हैं कि इस नई सोच ने कई युवाओं को नेशनलिस्ट और लेफ्टिस्ट बना दिया। कुछ तो नॉर्थ कोरिया को आदर्श मानने लगे, एक जस्टिस वाली धरती जहां असली कोरियापन और डेमोक्रेसी है। उस समय मार्क्स, लेनिन और यहां तक कि जूश आइडियोलॉजी की किताबें चुपके पढ़ी और बांटी जाती थीं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच नॉर्थ कोरिया को लेकर सोच में बड़ा फर्क दिखाई दिया। अमेरिका सख्त प्रतिबंध चाहता था, लेकिन 1998 से 2008 तक सियोल की सरकारें नर्म नीति पर चल रही थीं। इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास दिखी और नॉर्थ कोरिया ने इस मतभेद का भरपूर फायदा उठाया। ये फर्क असल में दक्षिण कोरिया के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों से जुड़ा था। कोरियाई युद्ध के बाद से 1980 तक दक्षिण कोरिया की राजनीति पर पूरी तरह दक्षिणपंथियों का दबदबा था। ये लोग कम्युनिस्ट विरोधी थे, अमेरिका के साथ गठबंधन को सबसे अहम मानते थे और कोरिया को पूंजीवादी और उदारवादी मॉडल पर एक करना चाहते थे। जनता भी ब्रॉडली इसी सोच के साथ थी। लेकिन 1980 के दशक से एक नई पीढ़ी उभरने लगी। इन्हें युद्ध या भूखमरी की याद नहीं थी। इनके लिए 3 वक्त चावल खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये पहली पीढ़ी थी जिसने माध्यमिक और फिर कॉलेज शिक्षा लगभग सार्वभौमिक तौर पर पाई। बाद में इन्हें 386 पीढ़ी कहा गया। जन्म 1960 के दशक में, पढ़ाई 1980 के दशक में और 1990 के दशक में। ये 30 की उम्र में थे। इस पीढ़ी ने जबरदस्त आर्थिक विकास को स्वाभाविक मान लिया, सैन्य तानाशाहों से नफरत की और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को भी संदेह की नज़र से देखा। जहां उनके माता पिता भूख से निकलकर संपन्नता और सुरक्षा देखते थे, वहीं ये असमानता, अन्याय और विदेशी शक्तियों पर निर्भरता देखते थे। लेखक बताते हैं कि इस नई सोच ने कई युवाओं को राष्ट्रवादी और वामपंथी बना दिया। कुछ तो नॉर्थ कोरिया को आदर्श मानने लगे, एक न्याय वाली धरती
जहां असली कोरियापन और लोकतंत्र है। उस समय मार्क्स, लेनिन और यहाँ तक कि जूचे विचारधारा की किताबें चुपके चुपके पढ़ी और बांटी जाती थीं। 1987 में जब लोकतंत्र आंदोलन हुआ और तानाशाही शासन खत्म हुआ, तो वामपंथी कार्यकर्ताओं ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इसके तुरंत बाद दो बड़े झटके लगे। 1980 के अंत में जब स्टूडेंट रेडिकलिज्म अपने चरम पर था, तो कुछ एक्टिविस्ट चाहते थे कि कोरिया को लेनिनिस्ट सोशलिज्म के मॉडल पर यूनिफाई किया जाए, यानी नॉर्थ की तरह। लेकिन ज्यादातर लोग एक कन्फेडरेशन मॉडल की बात करते थे, जहां नॉर्थ और साउथ दोनों अपनी अपनी व्यवस्था रखते हुए धीरे धीरे समझौते की तरफ बढ़े। आज भी साउथ कोरियन लेफ्ट, यहां तक कि मॉडरेट फैक्शंस भी इसी कन्फेडरेशन की बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे साउथ कोरिया में सोच बदलने लगी। 1990 के बाद से लोग ये सवाल पूछने लगे कि क्या यूनिफिकेशन तुरंत करना सच में सही होगा। कई कारण थे। पुराने लोग जो नॉर्थ को सीधे जानते थे, अब बहुत कम रह गए। 2010 तक 1940 से पहले जन्मे लोग केवल 9.8% रह गए थे। जर्मनी का अनुभव सबके सामने था। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की पर कैपिटा इनकम का अंतर सिर्फ 1 से 2 या 1 से 3 था। लेकिन कोरिया में ये अंतर 1 से 15 या पेसिमिस्ट के हिसाब से 1 से 40 है। साउथ में डर था कि यूनिफिकेशन आर्थिक तबाही लाएगा। जेनरेशनल शिफ्ट भी अहम था। पुराने लोग 60 साल से ऊपर यूनिफिकेशन को नेशनल ड्रीम मानते थे, कभी एंटी कम्युनिज्म तो कभी नेशनलिज्म की वजह से। लेकिन 386 जनरेशन, जन्म 1960, पढ़ाई 1980, ने इसे थोड़ी अलग नज़र से देखा। वे लेफ्टिस्ट और नेशनलिस्ट दोनों थे, इसलिए यूनिफिकेशन को सपोर्ट करते थे। अब उनके बच्चे, यानी 1980 और 1990 में जन्मी नई जनरेशन, ज्यादा प्रैग्मेटिक है। वे ज्यादा नेशनलिस्टिक नहीं है, प्रो मार्केट है और नॉर्थ कोरिया को अपना नेशनल फैमिली नहीं मानते। उनके लिए यूनिफिकेशन का मतलब है आर्थिक बोझ, न कि कोई महान सपना। पब्लिक ओपिनियन पोल्स भी यही दिखाते हैं। 1994 में 91.6% साउथ कोरियंस यूनिफिकेशन को जरूरी मानते थे। 2007 तक ये गिरकर 63.8% रह गया। 2010 के एक सर्वे में सिर्फ 48.8% युवाओं ने कहा कि यूनिफिकेशन जरूरी है। 30 वालों में 55.4% और 50 जोड़ वालों में 67.3% लोग इसके पक्ष में थे। यानी जितनी युवा पीढ़ी होगी, उतनी ही यूनिफिकेशन के लिए कम उत्सुक। लेखक बताते हैं कि अब बुजुर्ग भी डाउट्स रखते हैं। एक बिजनेसमैन 70 में ने उनसे कहा, नॉर्दर्नर्स कहते हैं कि वे अपने डियर जनरल के साथ खुश हैं, तो उन्हें वही रहने दो। वे हमसे बहुत अलग हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनका फिजिकल अपीयरेंस भी अलग है, वे छोटे कद के हो गए हैं। यूनिफिकेशन जितना देर से होगा उतना बेहतर। शायद 100 साल बाद आज जो लोग यूनिफिकेशन की बात भी करते हैं, वे नेशनलिज्म की बजाय इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जैसे नॉर्थ की चीप लेबर और मिनरल रिसोर्सेज साउथ की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होंगी। लेकिन यह नजरिया भी कॉलोनियल एटीट्यूड जैसा लगता है, जो नॉर्थ कोरियंस के लिए खतरनाक हो सकता है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, भले ही डाउट्स बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में ये खुलकर नहीं कहा जाता। साउथ कोरिया की हर आइडियोलॉजी में नेशनलिज्म और यूनिफिकेशन का सपना जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी पब्लिक फिगर ओपनली यह नहीं कह सकता कि यूनिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये राजनीतिक सुसाइड होगा। यही वजह है कि लोग अक्सर यूनिफिकेशन की जरूरत मानते तो हैं, लेकिन असल में चाहते हैं कि यह कभी बहुत दूर भविष्य में हो। सन 1997 के आखिर में दक्षिण कोरिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। लंबे समय तक तानाशाही और सख्त दमन झेलने वाले किम डे जुंग को देश का राष्ट्रपति चुना गया। वे लोकतंत्र के पुराने योद्धा थे और अपनी चुनावी मुहिम में उन्होंने वादा किया था कि वे आम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाएंगे, बड़े उद्योगपतियों पर सख्ती करेंगे और उत्तर कोरिया के साथ टकराव की बजाय नरमी अपनाएंगे। यही सोच आगे चलकर सनशाइन पॉलिसी बनी। इस नीति की जड़ में एक विश्वास था कि दबाव और धमकी से नहीं, बल्कि धीरे धीरे मदद और सहयोग से उत्तर कोरिया बदलेगा। नाम भी इसी सोच पर रखा गया, ईस्ट की मशहूर कहानी नॉर्थ विंड एंड द सन से। कहानी में हवा यात्री का कोट उड़ाने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है, जबकि सूरज अपनी गर्माहट से यात्री को खुद ब खुद कोट उतारने पर मजबूर कर देता है। सनशाइन पॉलिसी का मकसद था कि मदद और बातचीत से उत्तर कोरिया चीन या वियतनाम की तरह सुधार करेगा और धीरे धीरे एक साझा कोरियाई पहचान बनेगी। इसी सोच के तहत सन 2000 में किम डे जुंग प्योंगयांग गए और किम जोंग इल से ऐतिहासिक मुलाकात की।
माना जाता है कि इस मुलाकात के लिए दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को $500 मिलियन दिए। दक्षिणपंथी विपक्ष ने इसे खूब कोसा और आरोप लगाया कि किम डे जुंग ने ये सब सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के लिए किया। लेकिन चाहे जो हो, इस मुलाकात ने उत्तर और दक्षिण के बीच संवाद के नए रास्ते खोले। सनशाइन पॉलिसी के सालों में उत्तर कोरिया को सबसे बड़ी मदद दक्षिण से ही मिली। सन 2002 से 2007 तक उत्तर कोरिया को मिला लगभग आधा खाद्य सहायता दक्षिण कोरिया ने भेजा। इतना ही नहीं, खाद की भी लाखों टन सप्लाई की गई, जिससे उत्तर की खेती किसी तरह चल पाई। इन्हीं सालों में कई बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए, जिनमें सबसे मशहूर थे कुमगांग माउंटेन टूरिज्म जोन, कैसोग इंडस्ट्रियल जोन और कैसोग सिटी टूर। इन प्रोजेक्ट्स का फायदा ये था कि एक ओर दोनों देशों में सहयोग दिखता रहा और दूसरी ओर उत्तर कोरिया के शासक ये सुनिश्चित कर पाए कि वहां के आम लोग दक्षिण के लोगों से खुलकर न मिल पाएं। इसका आइडिया सबसे पहले सन 1989 में आया, जब ह्युंडई ग्रुप के फाउंडर चुंग जू युंग ने प्योंगयांग जाकर किम इल सुंग से मुलाकात की। चुंग जू युंग का जन्म वही आज के उत्तर कोरिया में हुआ था। जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने अपने पैतृक इलाके से गहरा लगाव दिखाया और यही वजह थी कि उनकी कंपनी ह्युंडई आसान ने उत्तर दक्षिण कोरिया के 3 बड़े संयुक्त प्रोजेक्ट्स का जिम्मा उठाया। इस योजना के तहत उत्तर कोरिया के मशहूर कुमगांग पहाड़ों में एक पर्यटन स्थल बनाया गया। ये पहाड़ सदियों से कोरियाई संस्कृति में सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक रहे हैं। नवंबर 1998 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन जैसा अक्सर होता है, दक्षिण ने ज्यादा मेहनत और निवेश किया और उत्तर कोरिया को ज्यादा फायदा हुआ। अनुमान लगाया गया था कि 2004 तक यहां करीब 49 लाख विजिटर्स आएंगे, लेकिन असल संख्या सिर्फ 9 लाख रही। उम्मीद थी कि हर साल 12 लाख सैलानी आएंगे, लेकिन 2004 में पहुंचे सिर्फ 2,74,000। 2007 में ये संख्या बढ़कर 3,50,000 तक पहुंची, जो अच्छी थी लेकिन शुरुआती उम्मीदों से बहुत कम। असल में दक्षिण के लोग उतने आकर्षित नहीं हुए। कारण भी साफ थे, यात्रा महंगी थी और इसके बजाय चीन या दक्षिण पूर्व एशिया के सस्ते टूर करना आसान था। ऊपर से उत्तर कोरिया का फॉरबिडन फ्रूट वाला आकर्षण अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। जो लोग कुमगांग रिजॉर्ट तक पहुंचे भी, उन्हें बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। पूरा इलाका घेराबंदी में था, स्थानीय आबादी को वहां से हटा दिया गया था। केवल सैकड़ों उत्तर कोरियाई सुरक्षाकर्मी और कुछ चीनी कोरियाई कर्मचारी वहां मौजूद रहते, यानी पर्यटक उत्तर के असली जीवन से दूर ही रहते। फिर भी ऐसे माहौल में भी कभी कभी विचारों की दरार पड़ जाती थी। एक उत्तर कोरियाई व्यक्ति, जिसे मजदूरी के लिए इस प्रोजेक्ट पर भेजा गया था, बाद में दक्षिण भाग आया। उसने कहा, मैं जानता था कि दक्षिण उत्तर से आगे है, लेकिन कुमगांग में जाकर पहली बार महसूस हुआ कि वे कितने आगे हैं। सिर्फ उनके उपकरणों और इमारतों को देखकर ही उसके मन में ये बदलाव आया। कुमगांग की तरह ही बाद में कैसोग सिटी टूर भी शुरू हुआ। कैसोग DMZ के पास एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ रोजाना दक्षिण के बड़े बड़े चमचमाते बसें आती, जिनमें दर्जनों पर्यटक होते। हर बस के साथ 2-3 गाइड और पुलिस वाले होते, ताकि कोई ऐसी तस्वीर न खींच ले जो उत्तर कोरिया की असली हालत दिखा दे। डिजिटल कैमरे चेक किए जाते और जो गलत तस्वीर ले ले उस पर जुर्माना लगता। फिर भी दूरी से ही सही, उत्तर के आम लोग दक्षिण कोरियाई पर्यटकों को देखते, अच्छे कपड़े पहने हुए, ऊंचे लंबे कद वाले और साफ तौर पर बेहतर जीवन जीते हुए। यही झलक ही उनके लिए किसी निषिद्ध सच से कम नहीं थी। कैसोग इंडस्ट्रियल जोन KIZ तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट था। इसका आइडिया सिंपल था, साउथ कोरियन कैपिटल और टेक्नोलॉजी जोड़ नॉर्थ कोरियन चीप लेबर। इसी सोच से DMZ के पास एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया। यहाँ साउथ कोरियन कंपनीज प्रोडक्शन सेटअप करती और नॉर्थ कोरियन वर्कर्स उनकी सुपरविजन में काम करते। कंस्ट्रक्शन सन 2003 में शुरू हुआ और 2004 के अंत तक पहली प्रोडक्शन लाइंस चालू भी हो गई। बड़े कॉर्पोरेट्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो ज्यादातर स्मॉल और मीडियम साउथ कोरियन कंपनियां इसमें आईं। इनको सरकार ने सब्सिडी, चीप लोन्स और गारंटीज भी दिए, ताकि उनका रिस्क कम हो। स्टार्टिंग के ओवर ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स पूरे नहीं हुए। 2007 तक 1 लाख वर्कर्स और 250-300 कंपनीज का टारगेट था। रियलिटी में 2010 तक सिर्फ 120 कंपनीज थी और करीब 47,000 नॉर्थ कोरियन वर्कर्स काम कर रहे थे। इनका प्रोडक्शन वैल्यू 2010 में लगभग 323 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो साउथ कोरिया के लिए छोटी रकम थी लेकिन नॉर्थ के लिए बहुत बड़ी इनकम साबित हुई। वेजेस भी इंटरेस्टिंग थे।
ऑफिशियली हर वर्कर की मंथली बेसिक सैलरी 61 अमेरिकी डॉलर थी। ओवरटाइम और इंसेंटिव्स मिलाकर करीब 90 से $100 तक पहुंचती थी। लेकिन ये पेमेंट डायरेक्ट वर्कर्स को नहीं बल्कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट एजेंसी को दी जाती थी। एजेंसी डिडक्शंस के बाद वर्कर्स को सिर्फ 35% हिस्सा मिलता था। इसके बावजूद ये जॉब्स नॉर्थ कोरिया की सबसे अच्छी रेगुलर जॉब्स मानी जाती थी, इसलिए हर कोई इन्हें पाना चाहता था। साउथ कोरियन मैनेजर्स और नॉर्थ कोरियन वर्कर्स के बीच डायरेक्ट इंटरैक्शन स्ट्रिक्टली डिस्करेज्ड था। एक केस तो ऐसा भी हुआ जहां एक साउथ कोरियन मैनेजर को कई महीने तक अरेस्ट में रखा गया, सिर्फ इसलिए कि उसने एलिजेडली नॉर्थ को क्रिटिसाइज किया और एक महिला वर्कर को डिफेक्ट करने के लिए एनकरेज किया। लेकिन फिर भी KIZ का असर लोकल पॉपुलेशन और पूरे केसोंग रीजन पर साफ दिखा। रोड्स पक्की थी, ट्रीज लगे थे, ब्राइट इलेक्ट्रिक लाइट्स जलते थे, साफ और कलरफुल प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स बने थे। ये सब उस नॉर्थ कोरिया के लिए बेहद अनयूजुअल और इंस्पायरिंग था जहां लोग अंधेरे और टूटी फूटी इंडस्ट्रीज देखने के आदी थे। नॉर्थ कोरियन वर्कर्स को ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ साउथ कोरियन मैनेजर्स को देखकर ही फर्क समझ आ जाता था। उनकी हाइट, कपड़े, स्किन टोन सब ये बताता था कि उनका लाइफस्टाइल कितना अलग है। और कभी कभार होने वाली छोटी मोटी बातें भी अनजाने में साउथ की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ रिवील कर देती थीं। केसोंग इंडस्ट्रियल जोन KIZ से स्मगलिंग भी आसपास के लोगों की सोच पर गहरा असर डालती थी। वहां काम करने वाले नॉर्थ कोरियन वर्कर्स को स्नैक्स में अक्सर चोको पाइज दिए जाते थे। ये बहुत शुगरी और अनहेल्थी स्नैक था, लेकिन साउथ कोरिया में काफी पॉपुलर और स्वादिष्ट माना जाता था। ज्यादातर वर्कर्स ये चोको पाइज अपने घर ले जाकर फैमिली के साथ शेयर करते थे। धीरे धीरे ये चोको पाइज सिर्फ स्नैक नहीं बल्कि साउथ कोरिया की प्रॉस्पेरिटी और मॉडर्न लाइफस्टाइल का सिंबल बन गए। यानी हर बाइट लोगों को इनडायरेक्टली ये मैसेज देता था कि साउथ कहीं ज्यादा डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड है। बेशक KIZ से नॉर्थ कोरियन रेजीम की कॉफर्स भरती थी, लेकिन इसके साथ साथ KIZ एक ऐसा कॉन्ड्यूट भी बन गया जहां से लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड की नई और अनसेंसर्ड नॉलेज मिलने लगी। आज हम ये मान सकते हैं कि वहां रहने वाले लगभग 3.25 लाख लोगों में से ज्यादातर ने समझ लिया था कि ऑफिशियल मीडिया में साउथ कोरिया के बारे में जो झूठ फैलाया जाता है वो बिल्कुल गलत है। और सिर्फ आम वर्कर्स ही नहीं बल्कि माइंडर्स और पॉलिटिकल पुलिस एजेंट्स भी इस असर से अछूते नहीं रह पाए। सन 1991 में नॉर्थ कोरियन सरकार ने देश के उत्तर पश्चिम कोने में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बनाया। इसे बाद में रसोन सेज कहा गया। यहाँ नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की बॉर्डर्स मिलती हैं। इसे एक रीजनल बिजनेस हब बनाने का सपना दिखाया गया। शुरू में इंटरनेशनल मीडिया में काफी एक्साइटमेंट थी। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि जैसे चाइना ने 80 के दशक में सेज बनाकर रिफॉर्म शुरू किए थे, वैसे ही अब नॉर्थ कोरिया भी यही रास्ता अपनाएगा। लेकिन हकीकत में रसोन सेज न रिफॉर्म का संकेत था और न ही कोई सक्सेस स्टोरी। सन 2000 तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ $35 मिलियन आई, जबकि शुरू में बात $2 बिलियन तक की हो रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी लोकेशन। रसोन नॉर्थ कोरिया के हिसाब से भी अंडरडेवलप्ड था। वहां सिर्फ एक पेव्ड रोड था जो राजम और सोनबोंग को जोड़ता था, वो भी सिंगल लेन। चाइना से जुड़ने वाला पुल कॉलोनियल समय का बना हुआ था। प्योंगयांग को उम्मीद थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत लिमिटेड स्केल पर हुआ। 2 दशकों तक रसोन सेज ज्यादातर एक बड़ा मार्केट प्लेस ही रहा, जहां नॉर्थ कोरियन मर्चेंट्स चाइनीज सामान खरीदकर देश के अंदर बेचते थे। वहां एंट्री के लिए स्पेशल पास चाहिए होता था, लेकिन आजकल एक छोटी सी ब्राइब से काम हो जाता है। कुछ समय के लिए ये रिच चाइनीज के लिए एक गैम्बलिंग जोन भी बना, लेकिन एम्बेजलमेंट स्कैंडल्स के बाद चाइना ने लोकल कसिनो बंद करवा दिया। सन 2002 में नॉर्थ कोरिया ने एक और सेज लॉन्च करने की कोशिश की, इस बार बॉर्डर सिटी सिनविजू में। योजना काफी रैडिकल थी। कहा गया कि पूरे 3.5 लाख लोगों को रिलोकेट किया जाएगा और वहां 2 लाख मॉडल वर्कर्स बसाए जाएंगे, जिन्हें उनकी स्किल और पॉलिटिकल रिलायबिलिटी के हिसाब से चुना जाएगा। सबसे अनयूजुअल बात यह थी कि गवर्नर एक फॉरेनर होगा। इसके लिए चुना गया यांग बिन को। वो एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर थे जिनके पास डच सिटीजनशिप था और उस समय चाइना के दूसरे सबसे अमीर आदमी माने जाते थे। उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। 12 सितंबर 2002 को नॉर्थ कोरिया की पार्लियामेंट ने सिनविजू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का बेसिक लॉ पास किया। इसमें 6 चैप्टर्स और कुल 101 आर्टिकल्स थे। कानून के हिसाब से 50 साल तक लीगल सिस्टम सेम रहेगा और फॉरेनर्स को लोकल लोगों जैसी ही राइट्स मिलेंगी।
डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए फॉरेन जजेस बुलाए जाएंगे। मीडिया ने इसे ब्रेक थ्रू कहा। नॉर्थ कोरियन ट्रेड मिनिस्टर ने इसे नया हिस्टोरिकल मिरेकल कहा। लेकिन यह मिरेकल 50 साल तो दूर 50 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। चाइना इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं था। यांगबिन सिनवीजू को गैम्बलिंग हब बनाना चाहते थे, जिसे बीजिंग ने अपोज किया। साथ ही चाइना नहीं चाहता था कि सिनवीजू उसके नॉर्थ ईस्टर्न सिटी से कम्पीट करे। सबसे बड़ी बात, नॉर्थ कोरिया ने पहले से चाइना को कंसल्ट नहीं किया था। यांगबिन पहले से इन्वेस्टिगेशन में थे। थोड़े ही समय बाद वो अरेस्ट हुए और फ्रॉड के आरोप में 18 साल की सजा मिली। इसके बाद सिनवीजू सेस का नाम अगले 10 साल तक नहीं लिया गया। सन 2011 में फिर अनाउंसमेंट हुई कि सिनवीजू के पास एक नया सेस बनाया जाएगा ताकि चाइनीज बिजनेस आकर्षित हो सकता है ये सफल हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया के सेस का रिकॉर्ड देखकर हमें कॉशियस रहना चाहिए। सन 2007 के आखिर तक नॉर्थ कोरिया की स्ट्रैटेजी टीम काफी खुश थी। यूएस सरकार फिर से एड देने लगी थी और केडो प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की बातें होने लगी थी। साउथ कोरिया से भी एड आ रही थी, जिससे नॉर्थ की इकोनॉमी की खामियां किसी हद तक छिप गईं। सनशाइन पॉलिसी लंबी दौड़ में शायद उतनी फायदेमंद नहीं थी, लेकिन उसके डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स उस समय नजर नहीं आ रहे थे। चाइना भी नॉर्थ कोरियन मामलों में और ज्यादा शामिल हो गया था। इससे प्योंगयांग के नेताओं को उम्मीद थी कि वे पुराने खेल को दोहराएंगे, यानी राइवल स्पॉन्सर्स को मैनिपुलेट करके फायदा उठाएंगे। लेकिन हालात अचानक बिगड़ गए। नॉर्थ कोरिया के नए क्राइसिस की बड़ी वजह खुद प्योंगयांग की गलत कैलकुलेशन थी, लेकिन साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स में बदलाव ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया। सन 2005-06 तक साउथ कोरिया की जनता रो मू हायन सरकार से नाखुश हो गई थी। उन्हें इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए जिम्मेदार माना गया और करप्शन की गंध भी फैलने लगी। इस बीच साउथ कोरिया की राइट विंग पार्टी को कैरिज्मेटिक लीडर मिल गया, सोल के पूर्व मेयर ली म्यंग बैक, जिन्हें उनके डेमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के कारण बुलडोजर कहा जाता था। सन 2007 के आखिर तक साफ लग रहा था कि राइट अगला चुनाव लैंडस्लाइड जीत लेगी। अपनी लेगेसी और सनशाइन पॉलिसी को बचाने के लिए राष्ट्रपति रो ने प्योंगयांग में अक्टूबर 2007 में दूसरा समिट किया और वहां केसोंग जैसे एक और इंडस्ट्रियल जोन खोलने का वादा किया। लेकिन देर हो चुकी थी। चुनाव राइट ने जीत लिया और फरवरी 2008 में ली म्यंग बैक साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बने। दिलचस्प बात यह रही कि नॉर्थ कोरियन मीडिया ने इन चुनावी नतीजों को 2 महीने तक रिपोर्ट ही नहीं किया। इलेक्शन कैंपेन में नॉर्थ कोरिया का मुद्दा लगभग गायब था। बाहर की दुनिया अक्सर मान लेती है कि साउथ कोरिया की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा नॉर्थ कोरिया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। सन 2007 के चुनाव से पहले हुए एक सर्वे में जब साउथ कोरिया के लोगों से पूछा गया कि अगले राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होना चाहिए, तो 36% ने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जॉब्स, 27% ने कहा इनकम गैप कम करना और वेलफेयर सुधारना, 22% ने कहा पॉलिटिकल और सोशल यूनिटी, 11% ने कहा पॉलिटिकल रिफॉर्म और लीडरशिप, और सिर्फ 2.5% ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन सुधारना सबसे बड़ा काम है। सन 2007 के चुनाव नतीजों को कई लोग 386 जनरेशन की हार और किम रो डेकेड को एक डिविएशन मानते हैं। खासकर यूएस कंजर्वेटिव्स इसे ऐसे ही देखते हैं, लेकिन ये नजरिया कुछ ज्यादा सिंपलिस्टिक है। नेशनलिस्ट लेफ्ट, जिसमें इंस्टिंक्चुअल एंटी अमेरिकनिज्म और प्योंगयांग के लिए थोड़ी सिंपैथी शामिल है, आगे भी साउथ कोरियन पॉलिटिक्स में बड़ा रोल निभाएगी। अब पुराना राइट लीनिंग कंसेंसस खत्म हो चुका है और आने वाले दशकों में साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स पेंडुलम की तरह राइट और लेफ्ट के बीच झूलती रहेगी। ली म्यंग बैक एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉर्थ कोरिया को लेकर बिल्कुल अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने पिछली गवर्नमेंट्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया को मजबूत किया और भी खतरनाक बना दिया। उन्होंने साफ कहा कि एड तभी मिलेगी जब नॉर्थ कोरिया मीनिंगफुल पॉलिटिकल कंसेशंस देगा। विजन 3000 प्लान ली म्यंग बैक की सोच का निचोड़ था। विजन 3000 डीन्यूक्लियराइजेशन ओपननेस प्लान। इसमें कहा गया कि अगर नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दे तो साउथ कोरिया इतनी एड देगा कि सिर्फ 10 साल में नॉर्थ कोरिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम $3000 तक पहुंच जाएगी, यानी मौजूदा स्तर से 3 गुना। लेकिन ये टारगेट तभी पॉसिबल होता जब नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी 20% से भी ज्यादा की सालाना ग्रोथ करे, जो हकीकत में नामुमकिन था। प्लान का नाम ही बताता था कि नॉर्थ कोरिया को चाइनीज स्टाइल रिफॉर्म्स अपनाने होंगे। जाहिर है, ये प्रपोजल नॉन स्टार्टर था और नॉर्थ कोरिया ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया।
30 मई 2008 को नॉर्थ कोरिया की एजेंसी KCNA ने इस नो न्यूक्स ओपनिंग इन $3,000 प्लान का मजाक उड़ाते हुए अपनी खास इंग्लिश न्यूज़पीक में बयान जारी किया। नॉर्थ कोरिया की एजेंसी KCNA ने ली म्यांग बैक की विजन 3000 पॉलिसी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि नो न्यूक्स ओपनिंग इन $3,000 नाम का ये प्लान साबित करता है कि ली नॉर्थ और साउथ को आइडियोलॉजी के नाम पर लड़वाना चाहता है। उन्होंने इसे गद्दारी कहा और कहा कि ली का प्रैग्मेटिज्म दरअसल नेशनल इंटरेस्ट को आउटसाइडर्स के हाथ बेचने और देश की सॉवरेंटी को खिलौना बनाने की कोशिश है। इसके कुछ ही समय बाद बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। शुरू में यही माना गया कि उनकी सरकार नॉर्थ कोरिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी और ये प्योंगयांग के लिए भी बुरी खबर थी। ऐसे हालात में नॉर्थ कोरियन स्ट्रैटेजिस्ट्स ने वही पुरानी स्ट्रैटेजी अपनाई, एक नया क्राइसिस खड़ा करो और फिर उसी के बहाने कंसेशंस हासिल करो। जुलाई 2008 में कुंगंग टूरिस्ट जोन में एक साउथ कोरियन महिला को गोली मार दी गई। आज तक साफ नहीं है कि ये सचमुच एक्सीडेंट था या जानबूझकर किया गया टेंशन बिल्डिंग स्टेप, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इन्वेस्टिगेशन में सख्त रुख अपनाया और कुंगंग रिजॉर्ट की एक्टिविटीज रोक दी गई। नवंबर 2008 में केसोंग सिटी टूर्स भी बंद कर दिए गए। वजह ये थी कि साउथ कोरियन एक्टिविस्ट्स बलून्स में लीफलेट्स भेज रहे थे और जब सोल ने उन्हें रोकने से इनकार कर दिया तो प्योंगयांग ने टूर्स और इंडस्ट्रियल जोन दोनों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। नॉर्थ कोरिया को उम्मीद थी कि रिलेशंस खराब होने से साउथ कोरियन जनता ली सरकार पर दबाव डालेगी और उसकी पॉलिसी सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन ये कैलकुलेशन गलत साबित हुई। साउथ कोरिया के लिए टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स या केसोंग जोन उतने अहम नहीं थे और आम वोटर्स नॉर्थ कोरिया के बारे में उतना नहीं सोचते थे जितना प्योंगयांग समझ रहा था। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने यूएस पर दबाव बढ़ाने के लिए मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट्स का सहारा लिया। अप्रैल 2009 में उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च किया जो थियोरेटिकली अलास्का या हवाई तक पहुंच सकता था, लेकिन ये लॉन्च फेल हो गया। इसके बावजूद मीडिया ने इसे जूश साइंस की जीत बताकर सैटेलाइट लॉन्च घोषित कर दिया। मई 2009 में उन्होंने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया और ये बार टेक्निकल सक्सेस रहा। अब दुनिया को साफ दिख गया कि नॉर्थ कोरिया के पास वर्केबल न्यूक्लियर डिवाइस है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर रेजोल्यूशन 1874 पास किया और चाइना ने भी सपोर्ट किया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर वेन जियाबाओ प्योंगयांग पहुंचे और चाइनीज एड और ट्रेड और बढ़ा दिया गया। सन 2006 से सन 2011 के बीच चाइना नॉर्थ कोरिया ट्रेड लगभग 3 गुना हो गया। जैसा पहले भी होता आया था, धमकियों और गालियों का ये दौर अचानक खत्म हुआ और जुलाई 2009 से नॉर्थ कोरियन मीडिया ने गुडविल दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 यूएस जर्नलिस्ट को रिहा किया जिन्हें बॉर्डर क्रॉस करने पर पकड़ा गया था और उनकी रिहाई के लिए बिल क्लिंटन प्योंगयांग पहुंचे। ह्यूंडई ग्रुप की चेयरवुमन भी एक एम्प्लॉय को छुड़ाकर लौटी जिस पर नॉर्थ कोरियन महिला को भगा ले जाने का आरोप था। लेकिन इस बार फर्क ये था कि वॉशिंगटन और सोल दोनों ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ थ्रेट्स कम करने या स्टेटस को लौटाने के लिए नॉर्थ कोरिया को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अमेरिका पहले ये मानकर कंसेशंस देता रहा था कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर इशू को डिप्लोमेसी से सॉल्व किया जा सकता है। वॉशिंगटन में कई लोगों को भरोसा था कि नॉर्थ कोरियन सरकार को कन्विंस या ब्राइब करके न्यूक्स छोड़वाए जा सकते हैं, लेकिन ये सोच ही गलत थी। नॉर्थ कोरिया का इरादा कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ने का नहीं था। सन 2008 तक ये इल्यूजन टूट चुका था। इसके बाद अमेरिका ने स्ट्रैटेजिक पेशेंस यानी बनाइन नेग्लेक्ट की पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब साफ था, अमेरिका तब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा जब तक नॉर्थ कोरिया खुद अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को इरिवर्सिबली कम करने के लिए मेजर्स नहीं लेता। सोल का अप्रोच तो इससे भी ज्यादा सख्त था। सन 2010 तक नॉर्थ कोरिया को ये नई और अनफेवरेबल स्थिति झेलनी पड़ी। दोनों बड़े एडवर्सरीज कम डोनर्स, अमेरिका और साउथ कोरिया, ने उसकी पुरानी मिक्स स्ट्रैटेजी ऑफ थ्रेट्स, प्रोवोकेशंस, चार्म ऑफेंसिव्स और माइनर कंसेशंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में प्योंगयांग ने टेंशन बढ़ाने का फैसला लिया। उनका कैलकुलेशन ये था कि वॉर का रिस्क कम है और वो टेंशन बढ़ाकर कंसेशंस हासिल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया को पता था कि अगर वॉर हुआ तो वो हार जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि सोल और वॉशिंगटन के डेमोक्रेटिक लीडर्स के लिए वॉर बहुत कॉस्टली होगा। बॉर्डर पर स्कर्मिशेस और स्मॉल रेड्स में नॉर्थ कोरिया को फायदा मिल सकता है, क्योंकि साउथ भले ही कुछ नॉर्थ कोरियन वॉरशिप्स डुबो दे या कोस्टल बैटरीज नष्ट कर दे, लेकिन प्योंगयांग के लिए रस्टी शिप्स या कुछ कर्नल्स और जनरल्स की जान का कोई खास वैल्यू नहीं है। मीडिया कंट्रोल करके वो हर हार को जीत में बदल सकता है, लेकिन साउथ कोरिया में इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट ज्यादा है।
वोटर्स टेंशन पसंद नहीं करते और लंबे समय में सरकार को पनिश कर सकते हैं। साउथ कोरियन इकोनॉमी फॉरेन मार्केट्स पर डिपेंड करती है और छोटे से क्राइसिस की खबरें भी ओवरसीज इन्वेस्टर्स को डराकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस एसिमेट्री का मतलब है कि नॉर्थ कोरिया टेंशन को रिलेटिवली सेफ तरीके से बढ़ा सकता है जब तक फुल स्केल वॉर का खतरा कम रहे। इसी स्ट्रैटेजी के तहत सन 2010 में नॉर्थ कोरिया ने सोल और वॉशिंगटन दोनों को टारगेट किया। मार्च 2010 में नॉर्थ कोरियन सबमरीनर्स ने साउथ कोरियन कॉर्वेट चना पर टॉर्पीडो अटैक किया। जहाज तुरंत डूब गया और 46 सेलर्स की मौत हो गई। कुछ ही महीने बाद नवंबर में नॉर्थ कोरिया ने योंगप्योंग आइलैंड पर आर्टिलरी फायर किया। ये डिस्प्यूटेड वाटर्स के पास है। दशकों बाद साउथ कोरियन टेरिटरी पर यह पहला बड़ा आर्टिलरी अटैक था। अमेरिका के खिलाफ प्योंगयांग ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का कार्ड खेला। सन 2002 में यूरेनियम एनरिचमेंट के आरोपों पर पहले एग्रीमेंट्स टूटे थे। सन 2009 तक नॉर्थ कोरिया यूरेनियम प्रोग्राम से इनकार करता रहा, लेकिन उसी साल उसने मान लिया कि उसके पास ये प्रोग्राम है। नवंबर 2010 में उन्होंने डॉक्टर सिगफ्रीड हैकर, फॉर्मर लॉस एलमोस डायरेक्टर, को अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी दिखाने के लिए इनवाइट किया। वहां मॉडर्न और फुली ऑपरेशनल बड़ा प्लांट देखकर साफ हो गया कि नॉर्थ कोरिया सालों से झूठ बोल रहा था। लेकिन किसी को इससे शौक नहीं हुआ, क्योंकि सब पहले से जानते थे कि वो यही कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि नॉर्थ कोरियन पॉलिटिक्स में चाइना की वापसी हुई। 90 के दशक की शुरुआत में चाइना ने मान लिया था कि किम फैमिली रेजीम ज्यादा नहीं टिकेगा। लेकिन सन 2001 के बाद से चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरैक्शन तेजी से बढ़ने लगा, और सन 2006 में पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बाद तो और भी बढ़ गया। धीरे धीरे चाइनीज लीडर्स प्योंगयांग आने जाने लगे और किम योंग il भी अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में हर साल चाइना जरूर गए। सन 2010 तक नॉर्थ कोरिया और चाइना का सालाना ट्रेड बाकी सारे देशों के साथ मिलाकर होने वाले ट्रेड से भी ज्यादा हो गया। अक्सर मीडिया में चाइना को नॉर्थ कोरिया का एलाई कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। असल में चाइनीज पब्लिक और ऑफिशियल्स नॉर्थ कोरिया को तिरछी नजर से देखते हैं। उन्हें ये अपने बीते हुए अतीत की याद दिलाता है, जिसमें वो लौटना नहीं चाहते। चाइना नॉर्थ कोरिया की प्रोवोकेटिव हरकतों से परेशान रहता है, क्योंकि ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बनती है। लॉन्ग टर्म में चाइनीज स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स भी मानते हैं कि यूनिफिकेशन साउथ कोरिया के कंट्रोल में होना लगभग तय है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये लॉन्ग रन बहुत लंबा हो। चाइनीज गोल्स कोरियन पेनिनसुला पर 3 लेवल पर समझे जा सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा गोल है स्टेबिलिटी बनाए रखना। दूसरा, कोरिया को डिवाइडेड रखना। तीसरा, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्स को रोकना। बीजिंग को सबसे बड़ा डर नॉर्थ कोरिया की अचानक कोलैप्स से है, क्योंकि इससे रेफ्यूजीज, स्मगलिंग, WMD प्रोलिफरेशन और रीजनल अनसर्टेनिटी जैसी समस्याएं पैदा होंगी। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि कोरिया डिवाइडेड रहे। नॉर्थ कोरिया उनके लिए एक बफर जोन है। अगर यूनिफाइड कोरिया बना तो साउथ कोरिया के कंट्रोल में एक डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट स्टेट उभरेगा जो अमेरिका का एलाई होगा, और ये बीजिंग के हितों के खिलाफ है। साथ ही डिवाइडेड कोरिया से चाइना को इकोनॉमिक फायदे भी मिलते हैं। नॉर्थ कोरिया की मजबूरी के कारण चाइनीज कंपनीज को मिनरल रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ते में मिल जाते हैं। आने वाले सालों में चीप लेकिन स्किल्ड नॉर्थ कोरियन लेबर भी चाइना के काम आ सकता है। तीसरी प्रायोरिटी है डीन्यूक्लियराइजेशन। भले ही ये अमेरिका जितना अर्जेंट इशू न हो, लेकिन बीजिंग के लिए भी अहम है। चाइना खुद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत मान्यता प्राप्त 5 देशों में है, और वो नहीं चाहता कि एशिया में साउथ कोरिया और जापान भी न्यूक्स बनाएं। ट्रेड फिगर्स देखें तो तस्वीर साफ है। सन 1995 में दोनों देशों का ट्रेड सिर्फ $0.55 बिलियन था। सन 2005 में ये बढ़कर 1.6 बिलियन हुआ और सन 2011 तक 5.6 बिलियन पर पहुंच गया। लेकिन साउथ कोरिया और चाइना का ट्रेड उसी साल $246 बिलियन था, यानी 44 गुना ज्यादा। तुलना करें तो चाइना और चिली का ट्रेड $29 बिलियन का था, यानी नॉर्थ कोरिया से 5 गुना ज्यादा, जबकि चिली बहुत छोटा और दूर का देश है। चाइना की इकोनॉमिक इंटरेस्ट 3 कैटेगरीज में बढ़ती हैं। पहला, नॉर्थ कोरिया के मिनरल्स जैसे कोल, आयरन ओर और कॉपर। दूसरा, ट्रांसपोर्ट और पोर्ट एक्सेस। तीसरा, चीप लेबर का इस्तेमाल। मिनरल डिपॉजिट्स वर्ल्ड क्लास न सही, लेकिन रिसोर्स हंग्री चाइना के लिए काफी वैल्यूएबल हैं। इसलिए पिछले दशक में चाइनीज कंपनीज ने कई माइनिंग राइट्स कंसेशंस हासिल किए। हीना की दूसरी बड़ी इंटरेस्ट है नॉर्थ कोरिया के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल।
चाइना के 3 नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस लैंडलॉक्ड हैं। अगर वहां की कंपनीज को सामान एक्सपोर्ट करना हो तो नज़दीकी पोर्ट डैंडोंग या डालियन है, जो लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। अगर चाइना को कोरिया की ईस्ट कोस्ट वाले पोर्ट इस्तेमाल करने का हक मिल जाए तो उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। शायद इसी वजह से जून 2011 में रसौन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को रिवाइव करने का फैसला लिया गया। तीसरी इंटरेस्ट है स्मॉल बिजनेस आउटसोर्सिंग। नॉर्थ कोरिया में मजदूरी इतनी कम है कि लोकल लड़कियां चाइनीज रन फैक्ट्री में सिर्फ $20 से $25 महीने पर काम कर लेती हैं। यही काम अगर चाइना में करना पड़े तो $100 देना पड़ता। लेकिन प्योंगयांग इस बढ़ती इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से घबराता है। नॉर्थ कोरिया की स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रही है कि वो किसी एक डोनर पर पूरी तरह डिपेंडेंट न हो, बल्कि अलग अलग देशों की राइवलरी का फायदा उठाए। यही वजह है कि इंटरनल प्रोपेगेंडा में चाइना को बहुत फेवरेबली पेश नहीं किया जाता। जैसे 1980 के दशक में सोवियत यूनियन डोनर था, तब भी उसे अच्छा नहीं दिखाया जाता था। नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स अपने भरोसेमंद विजिटर से भी चाइनीज के बारे में नापसंदगी जताते रहते हैं। नॉर्थ कोरियन एलीट की ये सावधानी समझ में आती है। बीजिंग भले ही कोरिया को डिवाइडेड देखना चाहता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किम फैमिली को पावर में बनाए रखना उसकी मजबूरी है। चाइना अकेली पावर है जो जरूरत पड़ने पर प्योंगयांग की पॉलिटिक्स में दखल दे सकती है। इसी डर से नॉर्थ कोरियन लीडरशिप हमेशा किसी चाइनीज बैक्ड कॉन्स्पिरेसी की आशंका से सतर्क रहती है। प्योंगयांग और बीजिंग के बीच इस अविश्वास को डेविड स्ट्राउब ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फैंटेसी कहा है। बाहर से भले ही नॉर्थ कोरिया अमेरिका के खिलाफ जहरीली बातें करे, लेकिन कॉन्फिडेंशियल टॉक्स में उनके डिग्नेटरीज अक्सर हिंट देते हैं कि अगर अच्छा रिवॉर्ड मिले तो वो वॉशिंगटन के एलाई बनने पर भी तैयार हैं, ताकि अमेरिका चाइना को बैलेंस कर सके। ये प्रैक्टिकली संभव तो नहीं है, लेकिन इस सोच से साफ पता चलता है कि प्योंगयांग रूलिंग सर्कल्स का असली रवैया चाइना के प्रति क्या है। वॉशिंगटन और सोल के कई लोग उम्मीद करते हैं कि चाइना अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके नॉर्थ कोरिया को डिन्यूक्लियराइजेशन के लिए दबा सकता है। लेकिन ये उम्मीद गलत है। चाइना के पास नॉर्थ कोरिया को कोलैप्स करने की ताकत तो है, जैसे एड रोककर और ट्रेड बंद करके उसे नई फैमिन में धकेल दे, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स को फाइन ट्यून करके कंसेशंस निकलवाने की कैपेसिटी नहीं है। एक साउथ कोरियन डिप्लोमेट ने सही कहा, चाइना के पास लीवर नहीं, हैमर है। अगर चाहे तो नॉर्थ कोरिया को बेहोश कर सकता है, लेकिन उसका व्यवहार कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए बीजिंग स्टेटस क्वो को बनाए रखना ही बेहतर समझता है। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर हरकतें और प्रोवोकेशन बीजिंग के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन उनसे ज्यादा डरावना है रेजीम कोलैप्स या फिर यूनिफाइड कोरिया का उभरना। इसी कैलकुलेशन की वजह से चाइना आज भी राइटर चैप्टर की शुरुआत में साफ कहते हैं कि भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना इंसानों के बस की बात नहीं है। इतिहास ऐसे भविष्यवक्ताओं से भरा पड़ा है जिनकी आत्मविश्वास से की गई बातें बाद में बिल्कुल गलत साबित हुई। कई घटनाएं जिनका बहुत इंतजार किया गया कभी हुई ही नहीं, और कई बड़े बदलाव अचानक सामने आ गए। फिर भी लेखक मानते हैं कि थोड़ी बहुत अटकलें लगाई जा सकती हैं। वे बताते हैं कि उत्तर कोरिया का भविष्य 3 चरणों में बंटा हुआ दिखाई देता है। पहला चरण है वर्तमान का, किम योंग इल की स्टेबिलिटी, जो किम योंग अन के समय तक भी चलता रहेगा। लेकिन यह व्यवस्था न टिकाऊ है और न ही सुधार योग्य, इसलिए देर सबेर कोई बड़ा संकट आएगा। हालांकि लेखक का मानना है कि यह संकट ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और अंत में कोई नया राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम उभरेगा जो स्थिर होगा। लेखक आगे समझाते हैं कि अखबारों में अक्सर उत्तर कोरिया को एक पागल तानाशाही के रूप में दिखाया जाता है, जहां नेता युद्ध की धमकियों में मस्त रहते हैं और जनता हमेशा भूखमरी के डर में जीती है। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। वहां की धमकी वाली भाषा असल में एक सोची समझी डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी है, और अंदरूनी हालात उतने अस्थिर नहीं हैं जितना मीडिया दिखाता है, हालांकि मुश्किल जरूर है। हर साल वसंत ऋतु में अंतर्राष्ट्रीय अखबार भूखमरी की आशंका की सुर्खियां लगाते हैं। 2008 से 2011 तक हर मार्च में बड़े अखबारों ने ऐसी ही हेडलाइन छापी, जैसे 6 मिलियन लोग भूखे हैं या नॉर्थ कोरिया में फूड शॉर्टेज आने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 10 सालों में बड़ी भूखमरी नहीं हुई। हाँ, कई बार हालात बिगड़े और नया संकट लगभग शुरू हो गया, लेकिन कुल मिलाकर साल 2000 के बाद से वहां की स्थिति में कुछ सुधार ही आया है। बैंक ऑफ कोरिया के अनुमान के अनुसार 2000 से 2011 तक उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था हर साल औसतन 1.4% बढ़ी।
हालांकि इन आंकड़ों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जमीनी स्तर की रिपोर्ट भी इस हल्के सुधार को सही ठहराती है। भूख और कुपोषण अब भी आम है, लेकिन 2000 के बाद से बहुत कम लोग भूख से मरे हैं। नीचे से आए पूंजीवाद ने एक नया मध्यम वर्ग पैदा कर दिया है, जिनके पास डीवीडी प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, यहाँ तक कि कुछ घरों में कंप्यूटर तक मौजूद हैं, जो किम इल संग के समय अकल्पनीय था। सबसे ज्यादा बदलाव प्योंगयांग में दिखता है। पहले जहां सड़कों पर गाड़ियां नजर ही नहीं आती थी, अब वहां ट्रैफिक मौजूद है, कभी कभी तो छोटे मोटे जाम भी लग जाते हैं। शहर में अब कई महंगे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, जहां तरह तरह के खाने मिलते हैं। लग्जरी सामान बेचने वाली दुकानों की संख्या भी बढ़ रही है। अब वो दिन गए जब एक सस्ती चाइनीज शैम्पू की बोतल को बड़ी लग्जरी माना जाता था। आज प्योंगयांग की दुकानों में शनेल तक उपलब्ध है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था में जो छोटा मोटा सुधार हो रहा है, वही असल में शासन के लिए खतरा बन सकता है। बिना बड़े सुधार किए वहां थोड़ी बहुत तरक्की तो होगी, लेकिन चीन या दक्षिण कोरिया जैसी तेज ग्रोथ कभी नहीं मिल पाएगी। इसका नतीजा होगा कि दोनों देशों के बीच आय का फासला और बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ जब लोगों पर रोज रोज जीने का दबाव थोड़ा कम होगा, तो उनके पास सोचने, बातें करने और मिलजुल कर चर्चा करने का समय बढ़ेगा, और यह किसी भी तानाशाही के लिए खतरनाक होता है। लेखक कहते हैं कि अक्सर लोग बहुत भूखे या बेहद मजबूर हालात में बगावत नहीं करते, क्योंकि तब वे सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। बगावत ज्यादातर तब होती है जब जिंदगी में थोड़ी राहत तो मिले, लेकिन वो राहत काफी न हो। इसलिए ऐसे सुधार तानाशाह सरकारों को सबसे ज्यादा डराने चाहिए। किम योंग इल ने यह बात समझ ली थी कि शासन बचाने का सबसे बड़ा रास्ता है सुधारों से बचना, विरोध को सख्ती से कुचलना और नीचे से उठते पूंजीवाद को रोकना। शायद यही नीति उसके उत्तराधिकारी किम योंग अन भी अपनाएं। हो सकता है कि शासन 10-20 साल तक स्टेटस क्वो बनाए रख ले, लेकिन इसकी भारी कीमत होगी लगातार आर्थिक ठहराव और दक्षिण कोरिया से बढ़ता हुआ अंतर। और एक समय बाद यही अंतर किसी बड़े विस्फोट की वजह बनेगा। लेखक याद दिलाते हैं कि किम इल संग के दौर में 1960 और 70 के दशक हालात अलग थे। तब राष्ट्रीय स्टालिनिज्म काम करता था, क्योंकि लोग उस सिस्टम को मानने और सहने को तैयार थे। देश के पास नई संसाधन भी थे और पड़ोसी देश भी गरीब और तानाशाही में जकड़े हुए थे। साथ ही उस दौर में जनता को बाहर की जानकारी से काटकर रखना आसान था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। स्टालिनिज्म के वादों के प्रति जनता का उत्साह खत्म हो चुका है। आज उत्तर कोरिया हर पड़ोसी देश से पीछे है, चाहे अर्थव्यवस्था हो या व्यक्तिगत आज़ादी। वहां तक कि आम उत्तर कोरियाई को चीन भी एक सच्चा लोकतंत्र लगता है। नई जानकारी अब डीवीडी प्लेयर्स, टेप्स, ट्रांजिस्टर रेडियोज और धीरे धीरे कंप्यूटर्स के जरिए देश में पहुंच रही है। लोग अब सरकार से उतना डरते नहीं, निजी बातचीत में संवेदनशील मुद्दे भी उठाने लगे हैं। इसका मतलब है कि शासन का अंतिम संकट टाला तो जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। लेखक बताते हैं कि पीढ़ी परिवर्तन भी शासन के लिए खतरा है। 35 साल से कम उम्र के उत्तर कोरियाई अपने बड़ों से बहुत अलग हैं। उन्होंने वैसी आइडियोलॉजिकल ब्रेनवॉशिंग नहीं झेली और बचपन से जानते हैं कि अखबार पूरी सच्चाई नहीं बताते। उनके लिए राज्य कोई मददगार नहीं, बल्कि परजीवियों का झुंड है। वे जानते हैं कि बाहर की दुनिया तरक्की कर रही है और उत्तर कोरिया बुरी तरह पीछे है। साथ ही वे अपेक्षाकृत ढीले ढाले दौर में पले बड़े हैं, जहां राज्य आतंक कुछ कम हो गया था। इसलिए उनमें डर भी कम है और वे खुलकर बात करने लगे हैं। यही नई पीढ़ी आने वाले दशकों में किम परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। लेखक अब 4 संभावित हालात बताते हैं जिनसे किम योंग इल की स्टेबिलिटी खत्म हो सकती है और एक बड़ा संकट शुरू हो सकता है। ये 4 हैं: सुधारों की कोशिश, सत्ता के भीतर गुटबाजी, आम जनता का अचानक विद्रोह और चीन में किसी बगावत का असर। सबसे पहला और अहम सिनेरियो है सुधारों की कोशिश। लेखक पहले कह चुके हैं कि किम योंग इल के दौर में चीनी या वियतनामी स्टाइल सुधार असंभव थे, क्योंकि नेतृत्व जानता था कि ये उनके लिए जानलेवा साबित होंगे। लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। किम योंग अन ने भले ही अपने पिता के पुराने सलाहकारों को विरासत में लिया हो, लेकिन वे सब 70 से 80 साल की उम्र के हैं और जल्दी ही उनकी जगह नई पीढ़ी ले लेगी। रिपोर्टें बताती हैं कि कुछ युवा प्रिंसलिंग्स यानी किम इल संग के साथियों की संतानें और पोते तेजी से ऊंचे पदों पर आ रहे हैं। ये नए नेता अपने बाप दादाओं से अलग सोच सकते हैं। किम योंग अन और उसके साथी चीनी सुधारों की चमक से प्रभावित होकर वैसा ही रास्ता अपनाने का सपना देख सकते हैं।
उन्हें लग सकता है कि चीन की तरह सुधारों से वो भी ताकतवर और अमीर बन सकते हैं। कुछ लोग आम जनता की हालत देखकर दया भी खा सकते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि कठोर शासकों की अगली पीढ़ियां ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड साबित हुई हैं। इसलिए ये नई पीढ़ी वो जोखिम उठा सकती है जिन्हें उनके पिता खतरनाक मानकर टालते थे। अगर ऐसा हुआ तो प्योंगयांग स्प्रिंग जैसा कोई दौर शुरू हो सकता है, लालच, आदर्शवाद या भोलेपन के कारण। दुनिया की मीडिया इसमें जबरदस्त उत्साह दिखाएगी। CNN जैसे चैनल शायद मैकडॉनल्ड्स का नया आउटलेट किम इल संग स्क्वायर के पास खुलने को क्रांति बताकर पेश करेंगे, या फिर किसी प्रोफेसर का इंटरव्यू दिखाएंगे जो कहेगा कि किम इल संग भी कभी कभी छोटी गलतियां कर गए थे और उनकी नीतियां सिर्फ 85% सही थी। दुनिया इस तरह की खबरों को देखकर यह मान लेगी कि उत्तर कोरिया की समस्या खुद हल हो रही है, लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि ऐसा मत मानना। सुधार शुरू करने वाला उत्तर कोरिया पुराने ठहरे हुए और दमनकारी उत्तर कोरिया से भी ज्यादा अस्थिर होगा। हाँ, ये पूरी तरह असंभव भी नहीं कि सुधारवादी नेता आतंक, लालच और कुछ सुविधाओं के सही संतुलन से अपनी सरकार को लंबे समय तक बचा ले। अगर वे चीन को इस सुधार प्रयोग का मुख्य निवेशक बना पाते हैं तो काफी मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें बड़े राजनीतिक समझौते करने होंगे, इतने बड़े कि अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़े। साथ ही अगर सुधारक लोग देश के ब्लैक मार्केट डीलर्स यानी अनौपचारिक बाजार चलाने वालों को साथ ले लें तो शासन और मजबूत हो सकता है। लेखक कहते हैं कि यह बात अक्सर अनदेखी रह जाती है कि काले बाजार के व्यापारी और पार्टी अफसर दोनों का एक साझा हित है। दोनों ही चाहते हैं कि उत्तर कोरिया लंबे समय तक अलग देश बना रहे। अगर देश पूंजीवादी बन गया तो छोटी मोटी दुकानों का मालिक भी सुपरमार्केट चेन का CEO बन सकता है, लेकिन तभी जब दक्षिण कोरियाई बड़े बड़े कंपनियों से उसकी रक्षा हो। और यह सुरक्षा तभी संभव है जब दोनों देश अलग बने रहें, कम से कम लंबे समय तक, शायद हमेशा। सबसे पहले, अगर कभी कोई डेवलपमेंटल डिक्टेटरशिप यानी सुधारवादी तानाशाही उत्तर कोरिया में बनती है तो लेखक उसे स्वागत योग्य मानते हैं, इवन अगर बहुत लोग उन्हें सिनिकल और हार्टलेस कहें। वजह साफ है, ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक न सही पर आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम आक्रामक होगी। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि यह अचानक लोकतंत्र लाने से भी बेहतर होगा, क्योंकि लोकतंत्र की ओर झटका बहुत दर्दनाक साबित हो सकता है। लेकिन उनका मानना है कि ऐसा सिस्टम टिकाना बेहद मुश्किल होगा। उत्तर कोरिया के पास एक सुपर रिच साउथ कोरिया जैसा पड़ोसी है जो किसी भी सुधार को बहुत अस्थिर बना देगा। लेखक को लगता है कि अगर सुधार शुरू हुए तो किम योंग अन या कोई और नया नेता डेंग सियाओपिंग की तरह सफल नहीं बल्कि गोर्बाचोव की तरह असफल साबित होगा। शुरुआत में जनता और दुनिया उन्हें सराहेगी, लेकिन जल्दी ही लोग और ज्यादा बदलाव मांगेंगे। आखिरकार दक्षिण कोरिया जैसा जीवन चाहिए होगा, और यही दबाव सुधारकों को सत्ता से गिरा सकता है, शायद हिंसक तरीके से। दूसरा सिनेरियो है नेतृत्व के भीतर गुटबाजी। ऊपर से यह संभावना कम दिखती है, लेकिन आम समझ कहती है कि गुट तो जरूर मौजूद होंगे। अब तक नेताओं ने एकजुट रहने की अहमियत समझी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी वैसी समझ न रखे। कभी कोई हारने वाला नेता सबको साथ डुबोने की कोशिश कर सकता है, जिससे झगड़ा खुलकर और हिंसक हो जाए। लेखक यहाँ तक कहते हैं कि किसी विदेशी ताकत, सबसे ज्यादा संभावना चीन की है, भी महत्वाकांक्षी लोगों को समर्थन देकर पुराने गार्ड को चुनौती दिलवा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जनता इस असहमति को ऊपर वाले काबू खो रहे हैं के संकेत की तरह देखेगी और अपनी नाराजगी खुलकर जताने लगेगी। तीसरा सिनेरियो है जनता का स्वतःस्फूर्त विद्रोह, यानी कोई छोटा सा घटना जैसे अरब स्प्रिंग में हुआ था अचानक पूरे देश में फैल सकता है। आज के हालात में लोग अभी भी डरे हुए, अलग थलग और एक दूसरे पर अविश्वास करने वाले हैं, इसलिए क्रांति जल्दी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे डर कम हो रहा है, लोग बाहर की दुनिया के बारे में जान रहे हैं और विकल्पों का ज्ञान फैल रहा है। इसलिए लंबे समय में, शायद 2020 के दशक में, ऐसा अपराइजिंग संभव हो सकता है। चौथा और आखिरी सिनेरियो है चीन से संक्रमण, यानी अगर चीन, जो इस वक्त स्थिर दिखता है, कभी बड़ी अशांति या विद्रोह का सामना करता है तो उसका असर सीधे उत्तर कोरिया पर भी पड़ेगा। चूंकि उत्तर कोरिया चीन से गहराई से जुड़ा है, वहां का कोई भी बड़ा झटका यहां भी अस्थिरता ला सकता है। ChatGPT सेड, लेखक यहाँ ये बता रहे हैं कि उत्तर कोरिया में अगर कभी बड़ा संकट आता है तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। वजह साफ है,
उत्तर कोरिया सोमालिया जैसा देश नहीं है। यह एशिया के बीचों बीच है, समुद्री तट है और इसके पास परमाणु हथियार और WMD है। इसलिए इसे बिना देखरेख के छोड़ना दुनिया के लिए असहनीय होगा। किसी न किसी तरह की पीस कीपिंग इंटरवेंशन जरूर होगी, चाहे वो एक तरफा हो या अंतर्राष्ट्रीय। 3 संभावित रास्ते बताए गए हैं। पहला विकल्प, दक्षिण कोरिया का यूनिलैटरल इंटरवेंशन। संविधान के मुताबिक रोक, दक्षिण कोरिया पूरे प्रायद्वीप को अपना क्षेत्र मानता है और DPRK उत्तर कोरिया को सिर्फ एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंटिटी, यानी कानूनी तौर पर उत्तर कोरिया कभी अस्तित्व में नहीं था। ऐसे में अगर प्योंगयांग में कोई शांतिपूर्ण क्रांति होती है और लोग दक्षिण कोरियाई झंडे का स्वागत करते हैं, तो दक्षिण की सेना हस्तक्षेप करेगी। लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। अगर किम लॉयलिस्ट हथियारों से लड़ते हैं और हजारों सैनिक मारे जाते हैं, तो दक्षिण कोरिया की जनता इतनी बड़ी कीमत देने के लिए शायद तैयार नहीं होगी। लेखक ने जब कोरियाई अधिकारियों से ये सवाल पूछा, तो ज्यादातर ने माना कि ऐसी परिस्थिति में यूनिलैटरल एक्शन की संभावना बहुत कम है। दूसरा विकल्प, चीन का यूनिलैटरल इंटरवेंशन। अब तक चीन ने सिर्फ इतना किया है कि उत्तर कोरिया डूबे नहीं, थोड़ा बहुत व्यापार और मदद से उसे अफ्लोट रखा। लेकिन अगर पूरा सिस्टम डगमगाने लगे तो चीन को सोचना पड़ेगा, क्या और ज्यादा संसाधन, यहां तक कि सेना झोंकी जाए। ऐसा करने से बीजिंग को कुछ फायदे होंगे। शरणार्थियों की बाढ़ नहीं आएगी, परमाणु हथियार और WMD सुरक्षित रहेंगे, उत्तर कोरिया एक बफर जोन बना रहेगा और चीनी कंपनियों का खनिज संसाधनों पर विशेषाधिकार भी चलता रहेगा। साथ ही उत्तर कोरिया का एक बड़ा हिस्सा खुद भी चीन से मदद मांगेगा, क्योंकि वे दक्षिण के अधीन यूनिफिकेशन से बेहतर चीन की सैटेलाइट बनना चाहेंगे। लेकिन दीर्घकालिक रूप से चीन को इससे कई मुश्किलें भी उठानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अगर चीन ने उत्तर कोरिया पर नियंत्रण किया और वहां अपनी कठपुतली सरकार बैठाई, तो दक्षिण कोरिया में तेज एंटी चाइना भावना फैल जाएगी। भले ही दक्षिण के लोग यूनिफिकेशन के लिए बहुत उत्साही न हो, लेकिन वे चीन की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका सीधा असर होगा कि ROK-US गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। उत्तर कोरिया के भीतर भी हालात आसान नहीं होंगे। चीन समर्थित सरकार शायद मार्केट आधारित सुधार करेगी और चीनी मदद से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर कोरियाई जनता उस सरकार या चीन से प्यार करने लगेगी। लेखक कहते हैं, सोवियत अनुभव से सीखना चाहिए। 1956 में सोवियत टैंकों ने हंगरी में विद्रोह कुचला और वहां एक प्रो सोवियत सरकार बैठाई। उस सरकार ने सुधार भी किए, लोग थोड़ा बेहतर जीवन जीने लगे, लेकिन आम हंगेरियन फिर भी रूसियों से नफरत करते रहे और उन्हें अपनी बदहाली का दोषी मानते रहे। यही हाल चीन और उत्तर कोरिया में भी हो सकता है। इसके अलावा चीन का ये कदम उसके पीसफुल राइज वाले दावे को भी धक्का पहुंचाएगा। पड़ोसी देश इसे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा समझेंगे और मजबूती से अमेरिका से रिश्ते बढ़ाएंगे। इसीलिए लेखक मानते हैं कि चीन शायद तीसरे विकल्प को अपनाए, यानी इंटरनेशनल पीसकीपिंग ऑपरेशन। इसे तकनीकी तौर पर UN मंजूरी दे सकता है, लेकिन असल में 6 पार्टी टॉक्स वाले देश चीन, अमेरिका, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाएंगे। चीन के लिए यह विकल्प इसलिए भी बेहतर होगा कि उसे शरणार्थियों और WMD फैलने के डर से राहत मिलेगी और नियो इंपीरियलिज्म के आरोप भी कम होंगे। दक्षिण कोरिया के लिए भी यह कबूल होगा, क्योंकि मैंडेट तय समय बाद पीसकीपिंग फोर्सेस को वापस बुला लेगा और तब उत्तर कोरिया की जनता खुद यूनिफिकेशन या फेडरेशन की दिशा में बढ़ सकेगी। अमेरिका के लिए भी यह आदर्श रहेगा। इससे नॉर्थ डिन्यूक्लियराइज होगा और अंततः एक सोल डोमिनेटेड यूनिफाइड कोरिया उभरेगा। तो दोस्तों, ये था इस किताब द रियल नॉर्थ कोरिया के तीसरे और चौथे चैप्टर का हिस्सा। इसमें आपने देखा कि किस तरह उत्तर कोरिया अपनी आंतरिक नीतियों और सर्वाइवल डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया के सामने टिका रहा। अब अगले और आखिरी पार्ट में हम किताब के आखिरी 2 चैप्टर यानी 5वां और 6ठा चैप्टर लेकर आएंगे। उसमें आपको ये समझने को मिलेगा कि दुनिया उत्तर कोरिया के साथ क्या कर सकती है और भविष्य के लिए कैसी तैयारियां जरूरी हैं। वीडियो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आखिरी पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे।